अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, हमेशा आपके साथ कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ। आज कोई मैसेज नहीं है। देखा जाए तो मैसेज है और देखा जाए तो मैसेज नहीं है। लेकिन यकीन करें, एक एहसास का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। और मैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी खुद सर्वाइव करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं इस घर के काम को मुझे कोई कहना नहीं पड़ता। कोई मुझे कहता नहीं है कि तुम चाय बना दो, अच्छा अभी मैंने बर्तन धोने हैं, अभी मैंने घर की सफाई करनी है, अभी मुझे ये काम करना है, वो काम, फिर मुझे इधर मॉर्निंग शो करने आना है तो मेरा ड्रेस निकलना है। ये सब चीज़ें कुदरती मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। दिस इंडिकेट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक जगह मैं लैक हो जाती हूँ माजरत के साथ। और ये हर हर एक खातून में ये मौजूद है, हर एक औरत, हर एक लड़की में ये चीज़ मौजूद है। उससे पता है मैंने भाई के कपड़े, अगर मैं स्टेज वाइज़ बताऊँ, भाई के कपड़े इस्त्री करने हैं, अच्छा अम्मी ने ये काम दे दिया, अब्बू का ये काम करना है, छोटे भाई का ये काम करना है। उस एक मैं एक खातून की बात कर रही हूँ, एक लड़की की, एक बेटी की, एक माँ की, एक बहन की, एक बीवी की। ये चारों रिलेशंस, एक बहू की, चलें आगे चलते हैं, एक सास की, एक बहू की, एक चाची की, एक देवरानी की, मैं एक खातून, एक फीमेल की बात कर रही हूँ। उसको सारी ज़िम्मेदारियाँ मालूम है, लेकिन एक जगह वो शाय फ़ील करने लगती है, एक जगह वो कवर अप होने लगती है। जी हाँ, एक अगर कोई भी उसको छोटी-मोटी बीमारी लगे तो कहती है इट्स ओके। कभी माँ को देखा है कि फ़ौरन मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के ले जाओ? नो। उसको ये पता है कि मेरे बेटे ने कॉलेज से आना है, मुझे खाना रेडी करना है। उसको पता है मेरी बेटी ने आना है, मैंने खाना रेडी करना है। उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन उसके दिमाग में हरगिज़ ये नहीं चलता कि अगर मुझे नज़ला ज़ुकाम है तो मैं रात को डॉक्टर के चली जाऊँ। उसको बच्चे प्रेशर कर रहे होंगे या हस्बैंड तो इसलिए प्रेशर करता है ना, उसके काम रुक जाएँगे, घर का मेन बंदा बीमार हो जाए। क्या औरत की वैल्यू यहाँ पर है? क्या एक माँ की वैल्यू यहाँ है? क्या एक बेटी की वैल्यू यहाँ है? क्या हम उसको इसलिए कहते हैं तुम डॉक्टर के चली जाओ कि मेरा काम रुक जाएगा? जिसका लेवल, जब अल्लाह ने माँ बना दिया तो सारी जन्नत जिसके लिए आप तलबगार होते हो, उसके पाँव के नीचे रख दी, उसकी वैल्यू क्या है? और हैरान कौन बात है, वो सबके साथ इतनी सिंसियर होती है, अपने घर के साथ इतनी सिंसियर होती है, सारा दिन बाहर रह के ने फिर भी उसको तलब होती है मैं जल्दी से घर चली जाऊं। और घर जाके उसने कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है, आप सोच रहे होगे। फिर वही उसकी साइकिल, फ्रिज देखना, फ्रिज में क्या क्या चीजें रह गई हैं, क्या घर में सामान कम हो गया है, कपड़े गंदे हो गए तो धोने हैं। ये एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, धोने या धुलवाने, दोनों काम उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। और अगर कोई इसको बड़ी बीमारी लग जाए तब पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। यस। और वो औरत अगर बहुत बड़े कुंबा खानदान लेके चल रही है तो वो शर्म महसूस करती है, मैं इस बात को किस तरह डिक्लेयर करूं, कैसे बताऊं। वो बीमारी को अंदर, जो इतनी डेंजरस बीमारी है, जो बढ़ती नहीं मल्टीप्लाई होती है और बढ़ के जो है ना वो तबाह कर देती है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं दुनिया में, जो खानदान अच्छे हैं, जो फौरन इसको अटेंशन देते हैं और फौरन इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से ट्रीटमेंट हो, कहीं खुदा ना खास्ता हमसे कोई बिछड़ ना जाए। खवातीन में 99% और मर्द में 1%, यस, ब्रेस्ट कैंसर। और इसलिए नहीं कहा जाता और अक्सर चैनल्स पे इसको डिस्कस नहीं किया जाता कि ये किस तरह बात की जाए। लेकिन मैंने 3 साल से मैं मॉर्निंग शो गुड गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन पे कर रही हूँ, लेकिन मैंने हर साल इसको भरपूर अंदाज में डिलीवर किया है अवेयरनेस के तौर पे। मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुई और मैं उन तमाम डॉक्टर्स को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ कंडक्ट किया और डिलीवर भी किया। यस, अक्टूबर का महीना, क्या कहते हैं हम, सीने का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर और छाती का सरतान, सॉरी, ठीक है। और इसको पूरी दुनिया में
अवेयरनेस के सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पर, और डिफरेंट मीडिया के थ्रू बहुत सी जगहों पर। और मैं उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ जो खुद इस प्रॉब्लम में थी और उन्होंने खुद डिलीवर किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि औरों को महफूज करने के लिए, जैसे किसी के साथ ज्यादती होती है ना तो कोई दबा देता है, तो बहुत सारे उनके साथ ज्यादती होती रहती है, लेकिन अगर वो आवाज़ बनता है तो दूसरों को एक हौसला मिलता है कि यस, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं कि फैलने वाला और एक को रोकने वाला, लेकिन डिपेंड करते हैं। मेरे ख्याल में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हम ऑफ कोर्स इसको डिस्कस करेंगे। और आज मैं तमाम जो लोग घर में बैठे हैं, प्लीज़ प्लीज़ ये मैसेज आज का है, मैं ये कही थी, मैंने कहा आप समझ ले, मैसेज है, जो भी समझ ले, सभी की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपके घर में या इर्द गिर्द कहीं पर भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी भी बहन बेटी को, किसी की माँ को, किसी की भाभी को, किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ 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 फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें और अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, क्योंकि ये पता नहीं चलता है इनिशियली कब हुआ है। आपको थोड़ा बहुत खुद से जो डॉक्टर आपको कुछ बताते हैं कि सिम्टम किस तरह के हैं, गिटली हो रही है या क्या, जो भी वो डॉक्टर बताते हैं, तो कोशिश करें कि आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं या कोई आपको पेन हो रहा है, तो कोशिश करें कि फ़ौरन, इससे पहले कि ये आपके हाथ से निकल जाए और बहुत तकलीफ दे मरहले से गुजरे, तो फ़ौरन आप इंडिकेशन करें। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। ये खूबसूरत सेगमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए तरतीब दिया है वो है अवेयरनेस सेशन का, और तमाम ख़वातीन ख़ास तौर पे इस वक्त घर पर मेरा इस मॉर्निंग शो को देख रही होंगी, तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई भी इस प्रॉब्लम में, ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है, तो ज़रूर उसे आप अल्हाम करें कि वो डॉक्टर से रुजू करें। और छाती का सरतान जो है वो एक ऐसी तकलीफ़ दे बीमारी है जो मल्टीप्लाई होती है और ख़वातीन को अंदर ही अंदर से बहुत सारी जो है बीमारियों में मुब्तला करती है। और ये, मैं ये कहूँगी, ये क्योरेबल है। ये नहीं आप सोचा करें कि ये सिर्फ कैंसर का नाम सुनते ही आप समझते हैं कि ज़िंदगी से आप हाथ धो बैठेंगे, लेकिन आपकी गलती से ज़रूर हो सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसकी तमाम क्या इंडिकेशन है, कैसे क्योर किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी जो है प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं, तो वो सारी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी डॉक्टर सदफ नासिर, एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। सदफ नासिर, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन अवर शो, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा जी, हमारे साथ एक ऐसी लेडी, ब्रेव लेडी यहाँ पर है, एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और ख़ुद भी इस खतरनाक बीमारी से उन्होंने फाइट की है, तो समरा ज़िक्शानिया तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समरा? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ हम ज़रा इस साइड पर मेरी बड़ी प्यारी सी बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ। डॉक्टर राबिया नियाज़ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट ब्रेस्ट कैंसर सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत ही, मैं कहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया, और वो इसके बाद यहाँ पे मूव अप हो जाएंगी, क्योंकि वो पहले से इंडिकेट कर रही थी, लेकिन मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। डॉक्टर निदा वाहिद बशीर, ब्रेस्ट एंड जनरल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है निदा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन थैंक यू शो। फॉर इनवाइटिंग। और मैं सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू स्टार्ट करूँगी, और बात जो है वो ऐसी है कि कुछ लोग करना नहीं पसंद करते। बिल्कुल, आपने नोट किया होगा, चाहे वो कजिन्स क्यों ना हो, वो भी ज़रा सा हेजिटेट होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट के बिना पर, मैम, ये ब्रेस्ट कैंसर ऑफ कोर्स कितने टाइप्स का होता है और कितना क्योरेबल होता है? हम क्यों पहले से ही अपने माइंड को एक नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि जिसको कैंसर वर्ड आ जाए तो हम कहते हैं इसकी ज़िंदगी ख़त्म है, जबकि ज़िंदगी तो किसी हेल्दी वर्सन का भी हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी और मौत अल्लाह मियां के हाथ में। सबसे पहला ख्याल तो ये है जो सबको पता होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर से खौफ ज़्यादा है और उसके बारे में मालूमात कम है। आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग
ना तो उसके बारे में बात करते हैं, और जब खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो भी रही हो तो उसे जाहिर नहीं करते। ओके ख़वातीन का सबसे बड़ा खौफ ये होता है अगर कुछ निकल आया तो, ओके और अगर कुछ निकल आया तो शायद मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करें। ठीक है आई थिंक जो सबसे आपने पूछा टाइप्स कितनी होती है, टाइप्स तो साइंस है। ठीक उस है साइंस को जाने बगैर अगर सिर्फ ये समझ लें कि जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को आप पकड़ते हैं उतना बेहतर तरीके से वो ट्रीट हो सकता है। ओके एक स्टेज होती है जिसे हम स्टेज 0 कहते हैं, Okay. यानी जब कैंसर ने अपनी अलामात नहीं दिखाई और हम्म। छुपा हुआ है। ठीक अगर उस वक्त आप कैंसर को पकड़ लें तो 100% सर्वाइवल फॉर 5 years मौजूद है। इसका मतलब है ब्रेस्ट कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। ओके कैंसर का लफ्ज़ सुनते ही लोग समझते हैं कि ये कैंसर का मतलब है मौत, जबकि कैंसर का मतलब मौत नहीं। Okay. कैंसर का मतलब ज़िंदगी है अगर सही वक्त पे ट्रीट हो जाए और सही तरीके से ट्रीट हो जाए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि जब तक हम तक कैंसर पहुंचता है वो बढ़ गया हो, ओके और इसकी वजह खौफ है। अगर हम इसी कैंसर को जल्दी पकड़ना शुरू कर दें तो इस वक्त 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन हर साल मर रही हैं। इस नंबर को हम बहुत कम कर सकते हैं। ओके इस वक्त हमारे पास स्टेज 3 और 4 में कैंसर आ रहा है, हम इसे स्टेज 1 और 2 में पकड़ सकते हैं। ये सबसे अहम बात है। ओके अच्छा कहते हैं कि जैसे कहते हैं फैलने से ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम इसको मेन मतलब मेन पॉइंट पे पकड़ ना लें या हमें मालूम हो जाए तो हम उसको फॉरन अटेंशन दे लाइक। अच्छा इसकी इंडिकेशन क्या, गिटलियां बनना, निपल का अंदर दब जाना, उसमें से ब्लीडिंग होना, कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जिससे हमें खुद ब खुद पता चल गया है और अब हम इसको फौरन इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने जितनी तीनों बातें कही वो तीनों बातें दुरुस्त ओके हैं। जो सबसे अहम बात है, ब्रेस्ट कैंसर ना वज़न कम करता है, ओके ना भूख कम करता है, ना जिस्म में कोई और तकलीफ करता ओके। है। ये इंतहाई खामोशी से बग़ैर दर्द के बढ़ता है। लिहाजा जो सबसे अहम अलामत है वो बग़ैर दर्द की गुठली का होना है। ओके बग़ैर दर्द की गुठली 16 साल से लेकर आखिरी उम्र तक किसी वक्त भी हो सकती है। इनिशियल ईयर्स में वो कुछ भी नहीं होती, वो बहुत मामूली सी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप देख लें और डॉक्टर देखे और कहे कुछ भी नहीं है, ख़त्म है, इसको आपसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है लेकिन डॉक्टर को दिखाए बगैर ये तयन नहीं किया जा सकता कि ये ख़तरनाक है या ये ख़तरनाक नहीं है। लिहाजा बग़ैर दर्द की गुठली का होना सबसे अहम अलामत है। अच्छा एक मिनट, ये जो आपने हाँ। गुठली की बात की, ये हाँ। कहते हैं आर्म यानी कि जी। बगल के नीचे गुठली भी होना हाँ। और आपके ब्रेस्ट के अंदर भी गुठली। अच्छा एक होता है एक नेचुरली एक है जिसे हम अल्लाह पाक की तरफ से चेंजेस, बॉडी में चेंजेस होना, मर्दों में भी होता है औरतों में भी। जब आप यंग एज में जाते हैं तो वो एक अलग एक है, लेकिन अगर आपकी जो है उसमें कोई पेन हो रहा है या कोई आपको खुद सी फील हो रहा है कि कुछ साइजमिंग है कुछ, इसके बारे में थोड़ा मैं चाहूंगी आप डिटेल बताएं। जी आर्म के नीचे होना गिटली वो भी एक इंडिकेट करता है? बिल्कुल, छाती में या बगल में दोनों जगह अगर गिल्टी हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जो अहम बात है वो ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि गुठली है। गुठली का पता इस तरह से चलेगा जब आप मुआयना करेंगे। तो ख़वातीन के लिए सबसे अहम बात यह है कि महीने में एक दफ़ा अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, चाहे शक्ल तब्दील हो रही हो, चाहे निपल अंदर जा रही हो, चाहे कोई गुठली कहीं और मौजूद हो, वो अहम बात होती है। ठीक है, ओके अच्छा जी मैम माशाल्लाह गा बगा मैं आपके साथ ज़रा इन टच करूँगी। कहते हैं कि डर एक जब ट्रीटमेंट होती है कुछ लोग मेडिसिन से क्योर होते हैं। मैं सदफ मैम के पास जाऊँगी, डॉक्टर सदफ के पास। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई कीमियोथेरेपी कहते हैं, रेडियोलॉजी आई थिंक से कुछ रेडिएशंस वगैरह चलती हैं, कुछ कीमियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, क्या स्टेज आगे चला जाता है या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि अब आपकी स्टेज है जो आप कीमियोथेरेपी पर चले जाएं? और कीमियोथेरेपी कौन से लोग किनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो बर्दाश्त कर सके, ये जो है ये मेडिसिन से क्योरेबल है या कीमोथेरेपी से जो है वो हो सकती है? ये मेरे ख्याल में डॉक्टर सदफ नासिर साहिबा के पास चलती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। अच्छा जो कीमोथेरेपी की मेडिकेशंस है ना वो ज़्यादा बेहतर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, दे कैन रेकमेंड बेटर कि किस पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी है, कौन से टाइप की देनी है और कितनी देनी है। तो ये उनकी स्पेशलिटी है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में यूजली अगर तो वो इन्वेजिव है, मतलब उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, एक होता है इन साइटू जो मतलब सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक कैंसर नहीं जाता, उसके अंदर कीमोथेरेपी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तो अगर वो इन्वेजिव है, यूजली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं
वो इन्वेजिव कार्सिनोमास के साथ ही आ रहे थे, जो सेल्स के अंदर अंदर जाके फैल रहा होता है, तो उसमें तो कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। अब वो भी आगे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट है, स्टेज 1 पर है या पूरी बॉडी में फैल गया है। तो आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं स्टेज 3 पर, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज 3 पे होते हैं पेशेंट्स, my या God. फिर अब स्टेज 2 पर आने लग गए लास्ट कुछ ईयर से। डॉक्टर राबिया भी इस बात से और एग्री कौन सी करेंगी। स्टेज सबसे डेंजरस है? डेफिनेटली 4th स्टेज, उसका यानी कि मतलब है कि पूरी gradually बॉडी 1, में 2, फैल 3 चुका हो। है जी, वो तो पूरी बॉडी में फैल गया है ना कैंसर। स्टेज 4 इज उसके में सिर्फ पेलिएटिव फिर ट्रीटमेंट्स होती हैं। उस पे भी कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं कीमोथेरेपी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास तो रेडियोलॉजी के अंदर पेशेंट के रिपीटेडली स्कैन्स हो रहे होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की जो कीमोथेरेपीज़ हैं अब वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि कैंसर बिल्कुल ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके। क्योंकि इनिशियल स्कैन को जब हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट स्कैन से, ऑलमोस्ट कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है, कैंसर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो मतलब इस चीज़ को ख़वातीन को समझना चाहिए। अगर कैंसर हो गया, चलें स्टेज 2, 3 पे भी पहुंच गया, ठीक है। तो उसमें भी ये नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। इलाज तब भी मुमकिन है, अच्छा, इलाज तब भी मुमकिन है। बस ये है कि ठीक है, थोड़ा सा इलाज थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उन मरीज़ों के जिनका स्टेज 1 पर है। हो सकता है रेडिएशन की डोज उनको ज़्यादा देनी पड़े, कीमोथेरेपी थोड़ी सी डिफरेंट सख्त किस्म की दवाएं देनी पड़े, बट इट्स ट्रीटेबल। अच्छा, कुछ लोग क्या जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको जैसे इनिशियली जिससे आपने क्योर कर दिया, अच्छा वो फिर तवज्जो नहीं देते और समझते हैं अब हम ठीक हो गए, क्या ये दोबारा ही ऑन हो जाता है अगर वो ठीक होने के बाद भी? ऐसा पॉसिबल है? रिकरेंस तो होती है। देखिए कभी ये कि- एक हाँ, ऐसा टॉपिक हाँ। है, मैं इसमें जरूर बोलना हाँ, चाहूंगी। समरा जरूर। मैं चाहूंगी ये समरा मैं नाज़रीन में पता समरा की तरफ नहीं आना चाहती, लेकिन सही बात समरा एक वो हो गई ना मोटिवेशनल स्पीकर, अब रहा नहीं जाएगा। हाँ। समरा, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, ये एक इस प्रॉब्लम से गुजरी है। थोड़ा सा हम समरा से भी जरा पूछते हैं कि समरा क्या ब्रीफ करेंगी, क्या है कि जब ये किस प्रोसीजर में थी तो इन्होंने कब पहला इकदाम किया और डॉक्टर से रुजू किया? जी समरा जी। देखें, जैसे मैं कंटिन्यू करूंगी यही इस डिस्कशन से, जैसे इन्होंने रिकरेंस की बात की। देखिए हमारा काम है पॉजिटिविटी सही फैलाना, बात। ठीक है। ये एक वो चीज़ है जो आई थिंक हमारी नेशनल प्रॉब्लम है। कोई अगर ब्रेस्ट कैंसर से गुजरा है या किसी बीमारी से भी गुजर रहा है तो हम उससे छलांग लगा के आगे वाली बात पहले करते हैं कि दोबारा हो जाएगा। आप पहले हम उसको जड़ से पकड़ें। गुड। जो मकसद है अवेयरनेस का वो है कि हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ लोगों को लाना है, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये है कि औरतें खुद अपना मुआयना करें और कैंसर को आइडेंटिफाई करें स्टेज 0 और स्टेज 1 पे। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, जैसे बिकॉज मैं इस पूरी जर्नी से गुजरी हूँ, आप तो कैसे मैं- पता चला आपको? तो मैं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोगों को अब ये आगाही मुहिम हो रही है, कॉल पे रिकॉर्डिंग चल रही है कि छाती का मुआयना करें और आइडेंटिफाई करें, अपना हर महीने करें, ठीक है। तो इसी के कंटिन्यूशन में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि आप उसका मुआयना करें और उसके बाद, क्योंकि जब आप हर महीने मुआयना करेंगे यू विल नो योर बॉडी रियली वेल, गुड। ठीक है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कोई चेंजेस हैं या कुछ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप उसके बाद जाके दिखाएं ब्रेस्ट के ही डॉक्टर को। सिमिलरली अगर आपके दांत में दर्द होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे। ओके, गुड। तो हमारे यहाँ ये है कि अगर ब्रेस्ट में कोई पेन है, कुछ है, एंड इफ यू आर गोइंग टू सी जनरल प्रैक्टिशनर, मैं उनकी काबिलियत को नहीं कह रही, जो भी कितने नॉर्मल डॉक्टर्स क्लिनिक्स खुले हुए हैं, हमारी गली के कॉर्नर पे भी है, आप उनको जाके दिखा रहे हैं तो शायद उनकी स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। मेरे केस में भी जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो जो फर्स्ट डॉक्टर मुझे मिलना था, तो मेरी एक आई वाज प्रेग्नेंट आल्सो, तो मेरी 8 मंथ्स प्रेगनेंसी थी, तो मुझे एक सोनोलॉजिस्ट के पास ही जाना था, वो जो हमारे लास्ट अल्ट्रासाउंड होते हैं, राइट। तो जब मैं उनके पास गई, उनको मैंने बताया कि इस तरह से मुझे फील हो रहा है, आप चेक करें। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ये एक्सपर्ट एरिया नहीं हो। मैं उस वक्त उनके पास एंटीनेटल अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं हर हॉस्पिटल में। मुझे लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि देयर इज़ अ ब्रेस्ट डिपार्टमेंट इन एवरी हॉस्पिटल। मेरे लिए भी 2013 में इट वाज लर्निंग कि ब्रेस्ट डिपार्टमेंट होता है, देयर इज अ ब्रेस्ट सर्जन, देयर इज अ डॉक्टर्स टीम अवेलेबल देयर। सो यू नो, मेरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग रही। दिस इज़ अ रीज़न कि मैं आती हूँ और इस बारे में बात करती हूँ कि आपको जहाँ की तकलीफ है उसके बारे में ज़रूर बात करें और गो टू द राइट डॉक्टर एंड राइट डिपार्टमेंट। आप ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं। ब्रेस्ट सर्जन का एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करने में कि आपको है।
ओके और लाइक जैसे डॉक्टर ने बताया कि एक्जिला में या आर्मपिट में भी होता है, तो ये आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकती। जैसे ब्रेस्ट की आपने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन बहुत से लोगों को बगल वाली नहीं मिलती, तो वो एक एक्सपर्ट जो है वही उसको जो है रूल आउट कर सकता है कि आपके। तो इस पूरे डिस्कशन का आई थिंक यही है कि आप मैं आपसे expert के समरा पास- इसको और मजीद आपसे जरा भी कुरेदूंगी क्या क्या, क्योंकि वो बातें पूछूंगी जो वाकई में खवातीन इग्नोर करती रहती हैं। लेकिन हम चलते हैं जरा डॉक्टर राबिया नियाज की तरफ और डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि जिस तरह माशाल्लाह आप 1 बाय 1 गुफ्तगू सुन रही हैं सब डॉक्टर्स की, कंसल्टेट की, राबिया जो अक्सर खवातीन इग्नोर करती हैं, अच्छा वो प्रॉब्लम में है, वो बीमारी में मुब्तला है, लेकिन वो डिलीवर नहीं करना चाहती हैं, ऐसे कभी आपके पेशेंट आपके साथ आपके इंट्रैक्शन में रहे हैं कि वो इग्नोर कर रही हैं और उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही और आप उनको बता रहे हैं कि इस तरह आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, या कभी ऐसा इतनी बढ़ गई है कि अब कोई आपके पास कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है? किस तरह के पेशेंट्स आपसे इंट्रैक्शन में रहे? जी बिल्कुल, हम हर तरह के पेशेंट्स को फेस करते हैं। इवन अभी मेरी लास्ट क्लिनिक में ही आई सॉ वन पेशेंट जिनको स्टेज 4 कैंसर था, एंड आई प्रिस्क्राइब्ड हर अ टेस्ट टू चेक फॉर हर बोन्स। तो शी वाज लाइक कि मैं ये नहीं कराऊंगी। तो उनसे बात करने पे, उनसे डिस्कस करने पे शी सेड कि आपको क्या गारंटी है कि मैं ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाऊंगी। सो देयर आर डिफरेंट टैबूज। यानी कि आपको एक ऐसी मझधार में आप ही से पूछा जा रहा है कि बिल्कुल, अगर ये मैं करवाऊं तो उसकी आपकी क्या जिम्मेदारी गारंटी है? है? आप दे रहे हैं जी, मुझे मेरी जिंदगी की उनसे बात गारंटी। कर जी उनसे बात करने पे आई get to know that she has 2 kids, she has a family, but still she is not getting the treatment. Just she was thinking that I have cancer, तो अब मेरी डेथ पक्की है। लाइक लोगों में अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कैंसर डायग्नोस हो गया तो देयर इज़ नो होप। यही वजह है कि हम ये अवेयरनेस सेशंस करते हैं ताकि हम इसको जल्दी पकड़ सकें, जल्दी ही इसका इलाज कर सकें। जब पेशेंट स्टेज 4 पे आ रहा है तो उसकी जो क्योर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। हम दवाइयों के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सो इवन देन इट डजंट मीन कि आपकी कि वो डेथ सर्टिफिकेट है आपका। अब क्योंकि इतनी टारगेटेड और प्रिसाइज ट्रीटमेंट है, जो आपके कैंसर की टाइप के मुताबिक दवाएं आती हैं, सब आती हैं जो बीमारी को कंट्रोल में रखने की मदद करती हैं। तो ये तमाम जैसे आपने कहा कि ये एंड कंडीशन में होता है जी, और फिर उनकी आप लोग फेस करते हैं, उनकी फैमिली भी बच्चे हैं वगैरह, तो उनको कोई अच्छा इसके कोई पेन इंडिकेशन महसूस होता है? कैसे देखिए खुद से कोई जज करे कि मुझे ये प्रॉब्लम है? जैसे कि हमने अभी डिस्कस की थी जो अलामात थी, जैसे कि मेजर तो यही है कि गिटली फील होना, या ब्रेस्ट में या बगल में निपल में से कोई डिस्चार्ज आना। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो गुठली ना भी हो तो भी कैंसर हो सकता है। जैसे कि स्किन जो है ब्रेस्ट की वो ऐसे हो जाना जैसे कि ऑरेंज की पील है, थिक हो जाना और उसमें पिटेड से हो जाना, ये भी एक कैंसर की अलामत है। उसके अलावा निपल में ऐसे अल्सर हो जाना जो हील ना हो रहे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन इंडिकेट कैंसर एज वेल। सो देयर आर दीज आर आल्सो द सिम्टम्स जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, एंड ये तभी आपको पता चल सकते हैं जब आप अपना मुआयना खुद करते हो। अर्ली डिटेक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उसको जल्दी पकड़ेंगे तो हम उसको क्योर कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं आपके पास एक बार फिर अब आऊँगी। जी, ज़बरदस्त, आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी नॉलेज में इजाफा होता चला जा रहा हूँ। मैं ज़रूरी नहीं हम इर्द गिर्द जब गुफ्तगू करते हैं, आप मैं भी ज़रा सदफ साहब अक्सर हमारी ख़वातीन में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हम इसको ओपनली गुफ्तगू नहीं करते। इसकी वजह 2 है। एक कि हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारी इस बात को फैला देंगे और हमारी इंसल्ट होगी और मेरे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। ऐसे ही मेरा शौहर मतलब या तो कंवारी लड़की है, अब ये मैंने ज़रा इनसे पूछना है कि ये सुना है मैंने कि अबव द 40 यानी कि 40 साल के बाद इंडिकेशन ज़्यादा जो है वो होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि क्या अंडर 15 या उन बच्चियों को भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है? मैम आप प्लीज़। तो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर आपके
जो खास खुसूसियात है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। ओके दुनिया भर में कहा जाता है कि 50 से ऊपर खवातीन को होता है। ओके पाकिस्तान में हम एक बहुत बड़ा नंबर देखते हैं जो 30 साल और 30 साल के आसपास की उम्र है। वही ना, इसीलिए आपको तो बिल्कुल। ज्यादा मालूम हो कि आप लोगों से लोग आते रहते हैं तो अंदाजा होता रहता बिल्कुल अहम बात यह है कि पकड़ लिया जाए कैंसर को। पाकिस्तान में अगर रजिस्ट्री हो, यानी सारे कैंसर्स का हमें पता हो कि कितने कैंसर्स हो रहे हैं पाकिस्तान भर में, और हम उनको करीब से देख लें, उनकी जेनेटिक्स देख लें, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख लें, तो शायद हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी कैंसर क्यों हो रहा है। मैं 16 साल की बच्ची का भी इलाज कर चुकी हूँ ओह। कैंसर के साथ, जो कि एक अनयूजुअल सिचुएशन है। ओके लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हो सकता है। ख़ानदान में अगर कैंसर है किसी को, तो उससे कम से कम 10 साल पहले, यानी अगर आपके ख़ानदान के किसी फर्द को 50 साल की उम्र में कैंसर हुआ है। इसका रीजन मोरूसी या जेनेटिक कोई इस तरह का जी है? जी बिल्कुल, सुबह उसी पे आ जैसे रहे हैं। किसी कजन का या किसी को भी? बिल्कुल, आपके अम्मी को, वालदा, खाला, खाला, ओके। कजन्स, बहनें, अच्छा, इनमें अच्छा, से अच्छा। किसी को भी किसी हो को रहा, भी हो, फुप्पी तो को कभी भी भी हो रहा हो आपको- तब भी अहम है। ठीक है कहा जाता है माँ की तरफ हो, नहीं माँ की हम्म। तरफ और बाप की तरफ, किसी को भी कैंसर को अगर भी। ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ओके। वो दोनों अहम होते हैं। ठीक है ठीक है, तो जो अहम बात है वो ये कि ख़ानदान में अगर किसी फर्द को कैंसर हो रहा है, उससे 10 साल पहले से ख़वातीन को Screening। चाहिए कि अपने ब्रेस्ट का मुआयना करना और हम्म। रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना ओके, शुरू ठीक कर दें। मोरूसी कैंसर सिर्फ 20% है, 80% बगैर फैमिली हिस्ट्री के कैंसर होता है। ये कैसा है? जैसे हम लोग अक्सर हाँ। कहते हैं कि डेंगू हो गया तो मच्छर के काटे, हम लोगों को मालूम है। नजला हो गया, अच्छा जी पोल्यूशन से हो गया, कोई भी एलर्जी है पेशेंट, हमें पता था हार्ट प्रॉब्लम या कुछ, लेकिन मुझे आज तक ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये तो जेनेटिक्स तो हो गया कि ब्लड में है तो फैमिली किसी बिल्कुल। रिलेशंस में जेनेटिक्स हो गई, लेकिन इसके अलावा कौन सा सेकंड के हम कहें कि ये हमने कोई लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो कैंसर हो गया? क्या रीजन हो सकता है इसके अलावा? सो लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, एक रीजन हो सकता मतलब है क्या lifestyle। लाइफस्टाइल? सोना देर से, हाँ, मूवी देखना, रात को जागना, या अक्सर मैंने नींद का अभी तक ताल्लुक मीडिया नहीं में मिला। बहुत सारे लोगों को देखा है। जिस बात का ताल्लुक साबित हुआ है वो मोटापे से, और मोटापे जो हम से? खाते हैं, अच्छा, जो हम खाते हैं, तो हमारी खुराक में जितने प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं और फ्रोजन फूड शामिल होता है, कहते हैं ऑन्कोजेनिसिटी उसमें होती है। जितने एडिटिव्स होते हैं ना जो खुराक में मिलाए जाते हैं ताकि वो देर तक चले, उनका ताल्लुक ज़रूर कैंसर से साबित हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, तो जितने फैक्टर्स हार्मोन से रिलेटेड है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अलमिया ने कुछ सीक्रेट्स अपने पास रखे हुए, तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर नहीं पता किसी को। ओके, हम सिर्फ लिस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग करेगा, कोई अल्कोहल पिएगा, कोई मोटापे का शिकार होगा, किसी ने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर बच्चे रोकने की मानाए हमल दवाएं ली हैं, HRT का इतना एसोसिएशन नहीं साबित हुआ। ब्रेस्ट फीडिंग अगर करते हैं तो प्रोटेक्टिव होती है, ओके, यानी ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह से आपको कैंसर से बचा रही होती है। अच्छा। जो लोग नहीं करती हैं वो उससे मेरी लाज- शेप खराब ना हो जाए, हाँ, ओपनली लेकिन- बात कर रहे हैं। हाँ और- बिल्कुल, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करना बेहतर बात है। ऐसा नहीं कि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे उनको हो जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है, है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ओके, है। कुछ लोग जिनको बहुत अर्ली पीरियड शुरू हो जाए या बहुत लेट पीरियड ओके। खत्म हो, तो भी आप कहते हैं कि हार्मोन का एक्सपोजर बढ़ गया, इसलिए कैंसर का रिस्क बढ़ गया। हम करते ये हैं कि हम खवातीन को लेकर उनकी रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं कि रिस्क में कहाँ पर हैं। ये वो हैं जिनका रिस्क बस नॉर्मल जैसा है, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है और जिनको खुदा न खासा शुआएं मिली होती हैं, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओह, अच्छा। लेकिन बाकी लोग मॉडरेट रिस्क में आते हैं या लो रिस्क में आते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक बात अहम है कि नज़र रखें, हर महीने अपना मुआयना करें। 40 साल की उम्र के बाद पाबंदी से साल में एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाएं, और पहली अलामत भी आए तो उसे वहीं पकड़ लें। शायद आपको किसी बड़े इलाज की ज़रूरत ना पड़े, छोटे से इलाज से काम हो जाए। अच्छा, कभी ये लास्ट क्वेश्चन है पर ब्रेक हाँ, की तरफ हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहो कि हम इससे दम से ठीक हो जाएगा, होम्योपैथी, जादू टूने से ठीक हो जाएगा? भूल जाइए दम को और जादू को। होम्योपैथी इज़ द बिगेस्ट कल्प्रेट। ओके, हमारे पास जो होम्योपैथिक डॉक्टर मोस्ट प्रॉब्ली वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, तो वो ये क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो जाएगा, नहीं होता। जबकि अगर आप होम्योपैथी का एक्चुअल लिटरेचर उठा के देखें वो कभी क्लेम नहीं करेंगे। ओके, तो रिसर्च इन होम्योपैथी फील्ड हैज़ शोन
कि ये कैंसर का इलाज नहीं कर सकती। वो सिर्फ कैंसर से एसोसिएटेड सिम्टम को तो मिनिमाइज कर सकती है, कैंसर का इलाज नहीं कर सकती। यानी कि हिकमत में होम्योपैथ में नहीं है, मुकम्मल एलोपैथ में ही है। बिल्कुल। और ये खुद जो होम्योपैथी के अपना लिटरेचर है वो ये कहता है, अगर कोई पढ़ा लिखा होम्योपैथ होगा वो कभी ये क्लेम नहीं करेगा। पहली बात कहेगा कि आप ये ले जाइए और किसी सर्जन से और हिकमत में भी ऐसा नहीं, हर्बलिस्ट हिकमत के बारे में मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। I've gone down to- लेकिन एलोपैथिक इज कंफर्म अभी के उसमें इस वक्त जो प्रोसीजर चल रहा है पूरी दुनिया में, बिल्कुल वो ही ट्रीटमेंट इज ऑथेंटिक कह सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड ये सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। जाते जाते ये कैमरा है मैम और डॉक्टर सदफ, आप मैं ब्रेक लेने चाह रही हूँ, आप एक मैसेज सबको दे दे, खवातीन को जरा गुस्से वाला दे दे। नहीं, प्यार वाला, प्यार वाला दे दे, क्योंकि प्यार चीजों को करवा लेता है। अच्छा, एक ही मैसेज है, आप इस बात से मत झिझकिए कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। अपनी छाती का खुद मुआयना कीजिए। और हजरात से एक दरख्वास्त है कि अपनी घर की खवातीन को कहिए कि वो जाके डॉक्टर को दिखा दें। थैंक यू डॉक्टर सदफ नासिर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ नाज़रीन लेंगे हम ब्रेक, क्योंकि अभी माशाल्लाह और भी डॉक्टर अभी बहुत सारी बातें करनी है और मुझे भी समरा से बहुत सारी बातें करनी है। मुझे अभी यहाँ पर डॉक्टर राबिया हैं, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सदफ हैं, हमारे साथ डॉक्टर निदा हैं, निदा वाहिद जा रहे हैं। ओहो, मैंने आपको इतनी देर से सदफ ही कहती जा रही हूँ, सॉरी, माजरत डॉक्टर साहब, डॉक्टर निदा। अच्छा, मेरे जहन में बहुत माजरत। डॉक्टर निदा वाहिद ने खूबसूरत सा मैसेज दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आपकी बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग बीन ऑन शो। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। और आज गुड मॉर्निंग विद सभी में स्पेशल हमारा जो ये सेगमेंट है हेल्थ का, वो हम डेडिकेट कर रहे हैं तमाम बहनों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर और वो इसके साथ लड़ रही हैं और अचीव भी कर रही हैं अपनी हेल्थ को। मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को सलाम पेश करती हूँ। और साथ हमारी तमाम वो डॉक्टर्स जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स में हैं पेशेंट हैं उनको ट्रीट करती हैं, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। अवेयरनेस जनरेट कर रही हैं वो लोग सेमिनार के थ्रू, ये बहुत अच्छी बात है। और आज गुड मॉर्निंग विद सभी का भी हिस्सा बने, उन सबको मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ। एक और मेरी प्यारी मेहमान डॉक्टर ने ज्वाइन किया, डॉक्टर निदा सलीम, और ये कंसल्टेंट है जर्नल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा जी? अब एक निदा गई है, दूसरी निदा आ गई है। अच्छा, वो जवान वो जरा सी एज की थी, आप थोड़ी यंग हो गई है, क्या बात है, ये उल्टी है हमारी। अब इसी तरह आप लोगों ने अपने कैंसर को ना पीछे लेकर आना है और उसको जीरो करना है हमारे। मैं आपको मेरी प्यारी बहन वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा, अभी बात हम कर रहे थे कि हम लोग कैंसर पेशेंट के ऊपर, और अक्सर लोग हेजिटेट होते हैं, तो मैं सबसे पहले ज़रा सा इसको हम टेक्नोलॉजी के दौर में कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जो मैम है सदफ नासिर जो हैं, वो जो है एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी है, तो ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होती है। तो इनको मैं चाहूँगी थोड़ा डिटेल मेंशन करें कि क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो हो रहे हैं और किन किन ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है कैंसर। जी मैम। अच्छा, मैं अभी सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि अभी जिस तरह डॉक्टर निदा बैठी हुई थी यहाँ पे और समरा ने भी जिक्र किया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आप डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हमारी 40 ईयर्स जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं उनको हर साल करवाना होता है फॉर स्क्रीनिंग। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग हम उस टेस्ट को कहते हैं जो उस कंडीशन में करवाया जाता है जब आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट आप जा रहे हैं टेस्ट करवाने, तो उस टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। वो आप क्यों जा रहे हैं, आप ये डिटेक्ट करने जा रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता अंदर कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रहा, आपको कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही है, आपको कोई निपल का इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई सिम्टम, यानी कि अपनी इत्मीनान के लिए कि हमें कोई डिजीज किसी तरह की नहीं। तो एक किसी अब 40 साल के बाद ये बात सिर्फ इत्मीनान तक नहीं रहती है, ये रिकमेंडेशन है। ओके, मतलब जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी है उसकी गाइडलाइंस में कि 40 साल की खवातीन को हर हाल में खातून को
अपना ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करानी है। Good. मैमोग्राफी एक ब्रेस्ट के एक्सरेज होते हैं मैमोग्राफी जी, उसमें वो कैंसर को उस स्टेज पे डिटेक्ट कर लेता है जब वो गिल्टी नहीं बनी होती। अच्छा ना वो गिल्टी बनी होती है, ना उसके अंदर उस वक्त डिस्चार्ज होना शुरू यानी कि हुआ होता है। यानी पहले से इंडिकेट कर सकता है जी, वो ओके। बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेज होती है जिसमें आपको उसमें कैंसर बिल्कुल जिस तरह एक हमारे पाउडर के दाने होते हैं ना वाइट वाइट, इस तरह की कैल्सिफिकेशंस नजर आती हैं। उसने भी एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार नहीं की होती है, तो वो इतनी अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज होती है। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि 40 साल से ऊपर की खवातीन साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम जरूर करवाएं, हर एक खातून हर एक। ओके बट इवन वो जिनको हाँ। फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर्स हो या जिसके पेरेंट्स को हो, मदर को हो, तो दे हैव द रिकमेंडेशंस कि मदर को जिस एज में भी हो उससे उससे 10 years पहले से पहले। 10 इयर्स पहले से आपने स्टार्ट करना है। अगर Either you जैसे start हाँ, with an ultrasound or you बिल्कुल। start with an memo, but it's not necessarily कि आपने 40 साल का वेट करना है और फिर मेमो करना Okay. अगर अच्छा, तो हाँ। किसी की माँ को रह चुका है 45 इयर्स पे किसी को कैंसर हुआ है तो वो 35 इयर्स पे भी रेकमेंडेशन है कि आप मैमो करवा लें। 35 इयर्स से कम एज पे यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं। उसमें अगर स्क्रीनिंग करनी है तो गो फॉर स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे भी स्क्रीनिंग हो जाती है। कभी कभार गिल्टी इतनी अंदर की तरफ होती है ब्रेस्ट के ओह, कि वो हाथ लगाने पे महसूस नहीं हो रही होती। अच्छा ये भी एक है। जी, और या वो इतनी छोटी है 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है, वो नहीं हाथ लगाने पे महसूस हो रही, तो वो अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाएगी आप। अच्छा। अल्ट्रासाउंड पे तो अगर वो 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की भी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो डिटेक्ट हो जाती है ऑन अल्ट्रासाउंड। तो अगर यंगर एज पे हैं तो इट्स रिकमेंडेशन कि अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अदरवाइज जो है मैमोग्राफी तो मैंडेटरी है, साल में एक दफ़ा करवानी ही करवानी है। ओके जी। अच्छा जैसे अभी सदफ ने कहा, मुझे एकदम यकीन करें वो जो छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं वो खातून मेरे जहन में ऐसे ना सारी जी। खवातीन इस तरह एकदम एक मूवी की तरह चली है, जैसे स्कूल जिनके बच्चे जा रहे हैं जी। तो वो खवातीन इतनी बिजी रहती वो कभी भी नहीं सोचती कि एक बार एक रैंडम हम अपना चेकअप करवा लें। तो जो आपने कहा है कि इस तरह का चेकअप जो अब है मैमोग्राफी का दूसरा प्रॉब्लम ये जी, कि जी। मिथ्स इतने इससे रिलेटेड, लोगों को लगता है कि वो दब जाएगा, कैंसर होगा तो वो अच्छा। फैल जाएगा, या बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब इतनी एडवांसमेंट हो गई, नई मशीन्स आ रही हैं, उसमें कंप्रेशन तो देते हैं, लेट्स सटल सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग होती है, लेकिन वो कोई अनबेरेबल पेन नहीं होता मैमोग्राफी के अंदर। ना ये होता है कि वो कैंसर दबेगा तो वो दब के फट जाएगा या फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि अगर मैमोग्राफी के चार्जेस कम भी कर दें, कहीं फ्री कैम्प्स भी लगे हों, औरतों को घर से पकड़ पड़ के भी ला रहे हैं, वो तब भी नहीं आती हैं करवाने। एक तो ये होता है ना कि पैसे खर्च करके करवाना है, फ्री कैंप्स में भी औरतें आके अपना मैमोग्राम नहीं करवा रही होती, सिर्फ इस खौफ से कि फ्री कुछ कैंप कहाँ कहाँ कुछ लगते हैं? निकलना है। काफी हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिस तरह JPMC के अंदर उन्होंने फ्री कैंप्स do that, अक्टूबर के yes. मंथ में अच्छा। लगाए हुए थे। इवन लियाकत नेशनल के अंदर भी हम लोग जो है फ्री एग्जामिनेशंस करते हैं, मैमोग्राम के चार्जेस हम लोग बिल्कुल ही मिनिमल कर देते यार हैं, देखो 15% कितनी पे अच्छी कर रहे बात, थे। इतना हर हॉस्पिटल कर फैसिलिटेशन रहा के होता है। बावजूद भी आप डाउ यूनिवर्सिटी चले जाएं, लियाकत नेशनल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर हॉस्पिटल इस महीने में ना औरतों को फैसिलिटेट कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन यार करवाएं। उस पे भी औरतें आके नहीं करवा रही यानी होती हैं। अक्टूबर के मंथ में जी। हर हॉस्पिटल में खवातीन का फ्री चेकअप है ब्रेस्ट कैंसर का, कि आपको पहले से अल्लाह ना करे कहीं सिम्टम कहीं पता नहीं हो, आप पैसे अफोर्डेबल नहीं है तो आप नहीं चेकअप करवा रहे या डरे हुए, तो ज्यादा बेहतर है कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप जरूर अपना नहीं, बस checkup वो ये खौफ है कि बस कुछ निकलना है, हम्म, वो इस खौफ से औरतें नहीं आ रही हैं। भाई कुछ निकल आएगा तो फौरन इलाज हो जाएगा ना, हो सकता है इतनी अर्ली स्टेज पे हो कि कीमो भी ना देनी पड़े, ये भी तो हो सकता है, सिर्फ सर्जरी से इलाज हो जाए। डॉक्टर आबिया बैठी हैं, डॉक्टर निदा बैठी हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू अगर आ जाता है बिल्कुल अर्ली स्टेज पर है तो उसमें तो कीमो की भी जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर राबिया के पास चलती हूँ। जी। डॉक्टर राबिया क्यों ऐसा इतना खौफ, और वो खौफ से बेहतर है कि जब आपके पास प्रॉब्लम आ जाए उसको बिफोर क्योर किया जाए, तो क्यों नहीं खवातीन में ये अवेयरनेस है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक लैक ऑफ नॉलेज ही Okay. एक फैक्टर बनती है, इसीलिए ये अवेयरनेस का डे नहीं मंथ मनाया जाता है, ताकि हम फीमेल्स को जितना भी एजुकेट कर सकें ये वो आपने करें। बहुत प्यारी बात कही है कि डे जी। नहीं मंथ Month, मनाया जाता है। जी। तो इसके लिए मैं इस बात को समराइज करूंगी कि 3 स्टेप्स टू अर्ली डायग्नोसिस हैं। 3 चीज़ें हैं। पहला, अपना मुआयना खुद करना, जो आपको एक डे सिलेक्ट कर लें जिस पे आप करें। यूजुअली ये पीरियड्स के 7 to 10 डेज पे किया जाता है, जब ब्रेस्ट की टेक्सचर ऐसा होता है कि आप कोई भी अबनॉर्मेलिटी इजीली पकड़ सकें। दूसरी चीज़ होती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो 35 इयर्स के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, और उससे पहले भी अगर आपको कोई सिम्टम नज़र आता है तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर। थर्ड चीज़ आती है मैमोग्राफी, जो हमारी, क्योंकि वी सी यंगर पॉपुलेशन हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 35 के बाद मैमोग्राफी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, और अर्ली डायग्नोसिस से आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है।
जो 5 इयर्स का सर्वाइवल स्टेज 1 पे है वो 90% से ज़्यादा है, जबकि स्टेज 4 पे जब बीमारी फैल चुकी है तो इट्स डिक्रीजेस टू 28%। तो ये चीज़ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आपका डॉक्टर के पास जाना, खुद को चेक करना ज़रूरी है, क्यों ये मंथ मनाया जाता है, ताकि हम इसको क्योर कर सकें, ना कि आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट पे रहना पड़े। हमारे साथ एक डॉक्टर है, बात करें। जी हमारे साथ डॉक्टर एवस फैकल्टी डाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? आपकी दुआएं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपने अपनी रिवायत को कायम करते हुए इस मौजू पे जो है ना, ये आपका बहुत ही कामयाब प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप भी मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ लाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और आपने भी अवेयरनेस का प्रोग्राम किया था, और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे कि अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर को डिफरेंट हॉस्पिटल में फ्री चेकअप और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा रेशियो जो है वो ख़वातीन का जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या समझते हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस है या हेजिटेशन है या डर है, खौफ है, क्या है? ये भी अवामिल हैं जो आपने मेंशन किए। उसके अलावा ये है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिहाज से ये सारी जो अपनी जो अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इस साल मैंने देखा है पिछले सालों की बनिस्बत इस साल बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नॉन हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये सारे इंतजाम किए गए कि चेकअप के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छी फैसिलिटीज हैं जिससे लोगों में आगाही बढ़ रही है। और खास तौर पे ये जाहिर है कि इसको वहाँ पे प्रमोट करने के लिए बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं। तो मर्द हजरात को भी, तो वो कहते हैं कि भाई ये क्यों मर्द हजरात को क्यों ये बताना चाहते हैं, तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, ये जो मौजू है आगाही का उतना ही अहम है जितना ख़वातीन के लिए आगाही। क्योंकि देखिए मर्दों की कोऑपरेशन के बगैर, उनकी इमोशनल सपोर्ट के बगैर ये जो है ना उनका जो ये मरहला है इतनी आसानी से नहीं गुजर सकता। तो मर्दों के लिए मेरा प्रोग्राम आपके आज के उससे ये है कि उन्हें हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिजीज क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, और इसमें दुनिया भर में क्या नंबर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके तहत क्या मौत हो रही हैं, कितनी सीरियसनेस है, और वो अपना इसमें अपना रोल करेंगे। उनको सारी की सारी जो चीजें हैं उनको पता होनी चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि उनकी इमोशनल हेल्प की बहुत जरूरत है, और हेल्प करें अपने पार्टनर को कि कैसे वो अपनी जो स्क्रीनिंग और चेकअप में उनकी हौसला अफजाई करें, और वो जो उनको साथ जाते वक्त उसके जो कंप्लीट कॉल है उसमें जरूर रखें। और इलाज के दौरान भी जो उनके रोजमर्रा के काम है, खवातीन के उनके घर की बहन है, बेटी है, भाभी है, जो भी है, उनमें उनका साथ दें और इसके बारे में बातचीत की हौसला अफजाई करें। इसमें एक उनमें एनकरेज होते हैं और एक तवानाई आती है, और इस मर्द से लड़ने की एक हिम्मत आती है। तो उसमें यही है कि पता इस तरह उनको पता लगने से और मर्दों को पता लगने से जल्दी जो है पता लगने से जान बच जाती है, और अपने प्यारों की हिमायत को अपना अहम किरदार अदा करते हैं मर्द जो हैं। और छाती का कैंसर जिनसे बिल्कुल इसके सिर्फ मर्द को होता है, औरत को होता है नहीं, ये सब मर्दों को भी होता है, और उनको भी उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से अपना चेकअप कर सकते हैं। और अगर इस आपके अवेयरनेस के प्रोग्राम में जो अभी तक मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छे अपने पॉइंट कवर किए गए, उसमें अगर मर्द हजरात इसको तवज्जो दें तो उनके खवातीन में जो किसी वजह से सोशली तो नहीं उनकी नॉलेज में ला सके, तो वो उनको नॉलेज में आ जाए और वो उनकी हेल्प कर सकें। तो यही आज की इस प्रोग्राम के लिए मेरा मुख्तसर समय है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में एक अच्छी ब्रीफिंग कर दी, और यही एक जैसे उन्होंने बार बार मेंशन कर रहे थे कि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट सेक्टर से ट्रेनिंग की थी, आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप। ओके। जो मैंने रियलाइज़ करा सबसे ज़्यादा प्राइवेट में फिर भी वो पेशेंट्स आ जाते थे जो अर्ली पिक हो जाते हैं, दे वेरी एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड, अपना अल्ट्रासाउंड करा लिया, मेमो करा लिया, फैमिली में किसी से है पूछ के आ गए, दोस्तों की वजह से आ गए। गवर्नमेंट में ज़्यादातर वो पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज पे होते हैं। द रीज़न इज़ फर्स्ट दे आर वेरी रिलक्टेंट, उनको नहीं समझ आता किससे बात करें, क्या बात करें। सेकंड, अगर वो अपने घर में अपने मर्दों को बोलते हैं तो दे आर वेरी हेजिटेंट कि यार हम तुम्हें इस मामले के चक्कर में अगर कराची लेके गए, किसी बड़े सिटी लेके गए, तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, या हम आप बाकी लोगों को क्या बताएंगे। व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लाइक
फीमेल्स मेल सपोज टू अंडरस्टैंड घर के मर्दों को, या क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वी लिव इन अ मेल डोमिनेंट फैमिली, सो दे सपोज टू अंडरस्टैंड रीड। उनको पता होना चाहिए कि कब किस तरीके से अपने घर की औरतों का ख्याल रखना है, सिर्फ पैसा नहीं देना, कपड़े नहीं देने, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। और शायद अगर ये मर्द और फैमिलीज लेक होती है एग्जैक्टली। और हमारा ज्यादातर जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में है, सो व्हेन दे कम अप टू अस इट्स वेरी पेनफुल टू सी देम, बिकॉज 25 साल की लड़कियां, 30 साल की लड़कियां, दे कम अप विद मेटास्टेटिक डिजीजेस, इतने बड़े बड़े कैंसर्स के साथ, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे लेके बस अब इसे ठीक कर दें, अब हम इतनी दूर से नहीं आए, हमारा इतना खर्चा हो गया, अब आप इसे ठीक कर दें। उनको ये पता है प्लीज आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि आप लोगों ने शुरू से ख्याल रखना है ताकि आप वो दोनों साजियत से बच सके। ओके, मैं आपके पास फिर दोबारा आती हूँ। मैं जरा सा समरा इन माशाल्लाह, जब यानी कि 2013 की बात आपने कही और आप 8 महीने की ऑफ कोर्स एक कंसीव किया हुआ था, अपने बेबी भी आपका था, और जब डॉक्टर ने आपने खुद से थोड़ा जज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो देन आफ्टर डिलीवरी आपने इसको सीरियसली एक्शन लिया। तो पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले एक तो आप अपने, मैं तो कहती हूँ कॉन्फिडेंस देखें ज़रा, जिसको पता चल जाए, और वो बेबी भी कंसीव किया हो उन्होंने, कि उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि इंसान का ये कैंसर वर्ड जैसे ही आता है ना, वो पहले ही अपने आप को सोच रहे थे कि अब मैं इनफ ख़त्म होने वाला हूँ। लेकिन और मैं कहती हूँ अभी भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदा हैं और वो लड़ रही हैं इस कैंसर बीमारी के साथ, और वो बड़ी अच्छे सर्वाइव कर रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, अब कीमोथेरेपी करवाती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करती हैं, तो उनकी कई साल से माशाल्लाह जिंदा है। तो कुछ लोग इतना डर जाते हैं और खौफ उसको मार देते हैं। आपने पहला स्टेप क्या लिया आपने, यानी कि जब आपका बच्चा डिलीवर हो गया फिर आपने क्या ट्रीटमेंट की ताकि और खवातीन को मालूम हो? देखिए, मैं एक बड़ा ही नेशनल डायलॉग बोलूंगी कि आपने घबराना नहीं। मैं समझ गई, आप समझ गई। तो देखिए, कैंसर डायग्नोसिस यही एक वजह है कि मैं इस बारे में आती हूँ और यहाँ पे आके बात करती हूँ, सेमिनार्स करती हूँ, पिंक रिबन हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, पेशेंट काउंसलिंग भी करती हूँ, क्योंकि मैंने वो एक जर्नी गुजारी है। और 2013 में ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप्स नहीं थे, अवेयरनेस की कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि मुझे कोई काउंसलिंग करे, ठीक है। तो वो जो एक ट्रॉमा जो मैंने गुजारा, कैंसर इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल बैटल, इट्स मोर ऑफ द मेंटल बैटल। जो जहनी तौर पे लोग उस डिप्रेशन से, उस ट्रॉमा से गुजरते हैं, जो औरतों के बहुत सारे सवालात होते हैं, सर्जरी से लेके कीमोथेरेपी के, हम उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कि भाई बाल झड़ जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक और इंटरव्यू में थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैम आप तो अभी गंजी होंगी ना? मैंने कहा भाई क्यों वाह? मैंने कहा नहीं, हमने तो यही सुना है कि कैंसर में तो यही होता है और कीमोथेरेपी के बाद तो बाल। मैंने कहा वो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग ये सुनते ही भाग जाते हैं कि अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट आपने बहादुरी के साथ लेना है। हमें पता है कि कोई और अगर इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक का कोर्स ही पूरा करते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये ट्रीटमेंट पूरा लेना है। तो कैंसर जितनी बड़ी बीमारी, उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से स्टेप्स हैं जो डॉक्टर्स ने बता दिए हैं कि भाई सर्जरी करानी है, फिर कीमो करानी है, फिर रेडिएशंस करानी है, भागना नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ओपीडी में भी, जैसे अक्सर मुझे डॉक्टर्स बुलाते हैं, डॉक्टर रुफीना मुझे कभी कभी कनेक्ट करती हैं कि यार इस पेशेंट की काउंसलिंग करो। देखो अभी भी लोग आके सर्जन से कहते हैं बस सर्जरी कर दें, हम कीमो नहीं कराएंगे, या कीमो में तो हम काले हो जाएंगे या हमारे बाल झड़ जाएंगे। तो ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत है। यानी कि सही तरह नॉलेज ना होने की वजह से। आपसे इजाजत लूंगी, एक कॉल है, एक कॉल, ठीक है जी। साइमा फ्रॉम हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम आप देख रहे, कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, मैं कहना पहले चाहूंगी, आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी कि आपने इस इशू को रेज किया, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पर आता है, टीवी पर इस तरीके से नहीं आ रहा होता, ठीक है, या उसके सेमिनार होते हैं, तो हमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि हर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके सेमिनार का अटेंड भी नहीं करता, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ताकि हम सब जो इसके लिए अवेयर हो सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके साथ ये मसला है, अब उसको फील हुआ है कुछ ब्रेस्ट उसके अंदर। अब हम कुछ थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सिस्ट है, ठीक है, अब हम सिस्ट में भी हो जाते हैं या फिर ये ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ समझ नहीं आता। गायनी जो है वो हमें सही गाइड नहीं करते,
ठीक है, तो एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने इन लोगों को बुलाया ताकि हम इनको एड्रेस कर सकें, इनके पास जा सके कि ये वो डॉक्टर्स हैं कि जो हमें सही गाइड कर सकते हैं। ओके, मैं आपका जो सवाल है वो मैं डॉक्टर जो है निदा हमारे साथ है उनसे पूछती हूँ। और कोई सवाल है मेरी जान साहिमा? और क्या आप कुछ ना पूछना? नहीं, ओके, बहुत शुक्रिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ा एक उसने क्लियर करके और ये पूछ लिया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सवाल। है। देखिए, प्रॉब्लम हमारे ये है जहन कि में आया नहीं। मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट नो कि किसके पास जाना है। ठीक है, बिकॉज अर्लियर जनरल सर्जन सपोज टू ट्रीट एवरीथिंग। दे अभी भी जनरल सर्जन्स अलॉन्ग विद मतलब दे डू द जनरल सर्जरी और ब्रेस्ट सर्जरी भी साथ करते हैं। ज़्यादातर ब्रेस्ट के केसेस जनरल सर्जन्स भी देखते हैं और बहुत सारी जगहों पे जनरल सर्जन्स आर हैंडलिंग। बट अब इमर्जिंग सोसाइटी ऑफ साइंटिस्ट के साथ द ब्रेस्ट फेलोशिप इज़ बीन एनहांसिंग और ब्रेस्ट सर्जन्स अलग से सुपर इम्पीट कर रहे हैं जनरल सर्जन्स के ऊपर। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ कि लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हम पहले किसके पास हैं। आप जनरल सर्जन्स को दिखा सकते हैं। इफ़ यू थिंक अगर आपके आसपास कोई ब्रेस्ट सर्जन नहीं मौजूद है तो यू कैन गो सी अ जनरल सर्जन whoever you are comfortable with, male, female, whatever you understand, and with a proper ultrasound. अच्छा, बहुत सारे लोग कहीं से भी लोकल टेस्ट करवा लेते हैं, किसी भी जगह से अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, किसी भी जगह से मेमो करवा लेते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसी ग्राउंड्स के ऊपर उनका डायग्नोसिस होगा। सो प्लीज़ आप अपना जो भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो आपने सब जगह दिखाना हो उस पर थोड़े पैसे लगा लें या किसी बेहतर जगह से करा लें। गुड। So that everything that's going to step over that step is supposed to be in a right direction. Proper ultrasound नहीं होगा, चीज़ें missed होंगी। If somebody जल्दी में बहुत patients होते हैं, sometimes we've got around 150-200 patients in an OPD and we've got only 4 to 5 hours to cover that up. उसमें we try our best कि कुछ भी miss ना हो। We do an examination, ultrasound पिक करा, चलो वो भी मेरा सही था, ये भी सही है। बहुत टाइनी माइनी चीज़ जैसे डॉक्टर सदफ ने कहा कि लेस देन 1 सेंटीमीटर और 3 mm 5 mm हैंड से पिक नहीं होती, वो अल्ट्रासाउंड से पिक होती है। सो दीज पीपल सपोज टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपरली कहाँ से कराएं। जहाँ तक बात है कि वेदर इट्स अ सिस्ट और वेदर इट्स अ डिजीज, सिस्ट इज़ अ बिनाइन। अगर कोई कह रहा है कि इट्स अ सिस्ट और रिकरेंस है, तो सिस्ट की रिकरेंस का भी तरीका है कि हम पहले उसको निकाल ले, मतलब एस्पिरेट करते हैं, वो वापस होती है तो वी एस्पिरेटेड अगेन, लेकिन उनको थर्ड टाइम हो रही होती है तो वी टेक दैट आउट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर हैविंग दैट अगेन एंड अगेन, और ये सिर्फ गायब नहीं हो रही, बड़ी हो रही है और इसका आपके साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो देन दैट इज़ समथिंग यू नीड टू गो सी अ ब्रेस्ट सर्जन फॉर दैट, ताकि आपकी चीज़ें एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव आउट हो। ओके, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, फिर मैं सुन। जी जी, हमारे क्लिनिक में 80% जो पेशेंट्स आते हैं, जी जी, दे इवन इफ दे हैव लम्प दैट इज यूजुअली बिनाइन, मतलब वो बेजरर होता है 80% केसेस में। तो अगर आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर बता रहा है जिससे आपने कंसल्ट किया है कि दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, बेजरर है, तो आप उस पर फिर थोड़ा सा यकीन भी कीजिए। ये नहीं है कि आप हर डॉक्टर के पास उसको चेक कराते रहें। सो 80% ऑफ द केस टाइम्स दैट इज बिनाइन ऑल्सो। सो और जिस you तरह do not डॉक्टर ने need to बताया have ना an कि anxiety for अल्ट्रासाउंड that. सही जगह से होना चाहिए। एक्चुअली कभी कभी सिस्ट सिंपल होती है, ठीक है, कभी सिस्ट कॉम्प्लेक्स भी होती है। ओके, अगर सिस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस सिस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, कोई सॉलिड सा एरिया आ रहा है, तो वो सिस्ट कैंसर भी हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड प्रॉपर होना चाहिए, किसी सही जगह से होना चाहिए, क्योंकि सारी सिस्ट बिनाइन भी नहीं होती हैं। वो आपको रेडियोलॉजिस्ट जो भी है, सोनोलॉजिस्ट कर रहा होगा, वो बताएगा कि सिस्ट की टाइप कैसी है। ओके जी, तो वो और दूसरा जैसे वो कह रही थी वो गायनी को दिखा रही हैं, तो मतलब गायनी वाले यूजुअली ब्रेस्ट डील नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर वो किसी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं और किसी प्रॉपर जगह से अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो मेरे ख्याल से वो एक तरफ हो जाएंगी कि उनकी बेजरर किस्म की बीमारी है या खुदा ना खासा कैंसर है। तो इसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो अल्ट्रासाउंड प्रॉपर करा लें और किसी ब्रेस्ट सर्जन के पास से भी जाएं। ओके। अच्छा जी, हमारे साथ अच्छा सदब, जिस तरह आप बता रही थी कि आपको ऑफ कोर्स कि दोबारा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये बार बार, जैसे आपने कहा कि एक बार रिमूव कर दिया, दोबारा रिमूव कर दिया, फिर तीसरी बार मतलब उसको क्योर करा जो भी, उसके बाद फिर उसको स्किप निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये सर्जन्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आई थिंक, क्योंकि सर्जरी ये लोग कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली निकालना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि पेशेंट की एक डिस्कम्फर्ट भी तो होती है।
और कभी कभी सिस इतनी बड़ी हो जाती है कि ब्रेस्ट की शेप खराब हो रही होती है, एक कॉस्मेटिक इशू भी कभी किसी को हो रहा होता है, या उसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, पेन हो रहा है, तो बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉब्लम सिर्फ कैंसर ही हो, कभी कभी फाइब्रोएडेनोमास भी इतने बड़े बड़े से हो जाते हैं कि वो पूरे ब्रेस्ट की शेप खराब कर रहे होते हैं, तो उनको निकालना पड़ और जाता कभी है। कभार पेशेंट्स डजंट इवन अंडरस्टैंड कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करनी इजाजत है? जी जी जी। अच्छा जी, हमारे साथ बहुत ही सीनियर रुफीना सोमरो, डॉक्टर रुफीना सोमरो साहब है, पाकिस्तान का फख्र, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और मेरे प्रोग्राम का आज एक किस्सा बनी है। तो मैं रुफीना सोमरो से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर रुफीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आई एम सॉरी, मैं फिजिकली नहीं आ सकती हूँ, बिकॉज मेरा ऑपरेटिंग डे है और लिस्ट लंबी थी, बट ये सारे इतने आपने काबिल डॉक्टर्स जमा किए, आई एम श्योर कि वो सारी चीजों का डिटेल में सब कुछ बता चुके हैं। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर सदफ भी हैं, यहाँ पर निदा भी हैं, राबिया भी हैं, माशाल्लाह डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले जी हाँ, ये सारे मौजूद डॉक्टर्स मौजूद हैं और मेरी प्यारी सी पेशेंट समरा भी मौजूद है आपके पास। पेशेंट नहीं कहती, हम डॉक्टरों की बात करते हैं, हमें क्या पता आप समरा से मेरी फेरी गॉड मदर को आपने कॉल पे लिया हुआ ये है। सारे डॉक्टर्स बहुत काबिल, बहुत काबिल एहतराम है, सबको मैं जानती हूँ और सब बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे कोई सवाल कर लूं ताकि एक अच्छा जी, खूबसूरत जरूर, प्रोग्राम। जरूर। डॉक्टर साहब, क्या इम्पैक्ट, क्योंकि हर साल अवेयरनेस दी जाती है अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर पे, छाती का सरतान, लेकिन क्या रेशियो कम हो रहा है या बढ़ रहा है या क्योरेबल है? कि अक्सर जो है देही इलाकों से, प्रिविलेज इलाकों से लोग आते हैं और बिल्कुल लास्ट 4th स्टेज पर आते हैं। अच्छा, एक शहरी इलाकों में भी जो लोग रहते हैं वो भी जो है वो नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं है। आप क्या समझती हैं कि बेस्ट जो है, अभी हमें अच्छा रिप्लाई मिल रहा है, लोग सीरियसली इस पे एक्शन ले रहे हैं, खवातीन इस पे सीरियस हैं, फैमिली वाले सीरियस हैं, या अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस है? आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पहले से अगर आप कंपेयर करें तो हालात काफी बेहतर हुए हैं। जब से या पिछले 8-10 साल से देखें, हर दफा जो अक्टूबर मनाया जाता है वो और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ, तो अगर हम उसका इम्पैक्ट दे रहे हैं तो हाँ, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका 2 वजह हो सकती है कि या तो वाकई शराब बढ़ रही है, या ये जो इतनी आगाही फैला रहे हैं तो लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। हमारे पास कोई नेशनल डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल डेटा के मुताबिक जो देख रही हूँ कि हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे कि स्टेज 4 बहुत कॉमन है, स्टेज 4 की शराब मैं लियाकत नेशनल अस्पताल के डेटा की बात करें उसमें कम हुई है, और हमारे 50% पेशेंट्स जो है ना वो स्टेज 2 में देख रहे हैं, जो कि बहुत हद तक मैनेजेबल है। लेकिन जो हमारी ख्वाहिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टेज 1 में देखें, और स्टेज 1 दुनिया में 50% के करीब है उन ममालिक में जहाँ स्क्रीनिंग रेगुलरली होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे स्टेज 1 की शरह जो है वो 10% तक भी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो आई थिंक हम अगर ये जो आगाही फैला रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश ये है और ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे जो हम पेशेंट देखें अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे देखें, जब हम उसको बर वक्त मुकम्मल तौर पे ट्रीट कर सकें। ओके, मैं रुफीना जी एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए एक औरत के ऊपर पूरा घर जो है सरवाइव कर रहा होता है, चाहे वो कोई भी उसके रिलेशन हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बहू हो, जो भी। लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अक्टूबर में नहीं अवेयरनेस देना है, मैं सोचूं हर महीने हम एक ऐसा ही सेशन जो है 2 आवर्स का आपके साथ जो है आप हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं इस बात से फुली एग्री करती हूँ, बल्कि मैं हर जगह जब जा रही हूँ तो अक्टूबर में हम हर जगह आगाही फैला रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ अक्टूबर में नहीं आता, बाकी 11 महीने में भी आते हैं। तो ये आगाही बिल्कुल राउंड द ईयर चलना चाहिए और ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका। अच्छा, असल में हमारे डायरेक्टर अर्श हैं जो वो उन्होंने ये कहा कि सजेशन दी कि मैम से रुफीना जी से रिक्वेस्ट करें कि कैंसर को ये नहीं पता कि मैंने अक्टूबर में आना है, उसने तो किसी घर में कभी भी आना है। आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, और हर महीने हम आपकी सपोर्ट से इस सेशन को कंटिन्यू करें। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और आप कोई बात करना चाहेंगे रुफीना जी से? कोई भी
सबकी आवाज़ें हम सब जानते हैं मैम को, सबने काम किया मैम मैम के के स्टूडेंट्स हैं। ओके जी, थैंक यू रुबीना सोमरो साहिबा, बहुत शुक्रिया, so much. Best Thank of you. luck. And Thank I you. think carry this mission forward. लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी खवातीन, ऐसी खातून जो आपको इतना सपोर्ट करेंगी। देखिए आगई के ऊपर कितना इनका फोकस है, और उन्होंने भी ये एंडोर्स किया कि ये सिर्फ अक्टूबर में नहीं कैंसर आता, कैंसर तो कभी भी कहीं पर भी, तो हमें इसका हर जो है ना वीक और महीने में हमें इसको बार बार जो है इंडिकेशन देनी चाहिए, और इसका रिप्लाई मिला है। उन्होंने कहा है कि एवरेज जो है वो कम हुआ है। क्या वजह कि अवेयरनेस देने से ये हुआ। तो मैं अभी यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन मैं इनसे भी और इन दोनों से एक मैसेज लूँगी डिटेल में। तो ये मेरी प्यारी बहन सदफ, आपका कैमरा है, आप डिटेल में एक मैसेज दे दें। मेरा मैसेज ख़वातीन को यही है, एक तो अपना मुआयना करें मंथली, जिस तरह आपको डॉक्टर आबे ने बताया था। जब जिन लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं उसके बाद से वो अपना मुआयना करना स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट का, जैसे ही ब्रेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है ना, मैमोग्राफी को जो है वो मिथ ना बनाएं, मैमोग्राम ज़रूर करवाएं। दे आर जस्ट लाइक एक्सरेज, साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी ख़वातीन अपनी ज़रूर करवाएं। दूसरा, जिसने अभी हमारे इस प्रोग्राम से जिसको जो भी नॉलेज मिली है वो आगे ज़रूर फैलाएं। मतलब अगर आपको कोई भी इस किस्म की किसी भी किस्म की इस तरह की नॉलेज मिलती है जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो सकता है, तो ये हम सबका काम है, ये सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं है, ये आम लोगों का भी काम है। बैठती हैं ताकि आपके पास कोई आना चाहे। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती हूँ। आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। तो हमारे प्रॉपर क्लिनिक्स नहीं होते, बट वी डू मैमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड। बता दें जी, मैं डेली होती हूँ। टाइमिंग मैं डेली 9 to 5। 9 to 5। ओके, सदफ ने पूरा डिटेल बताया कि अगर आपको कोई भी अवेयरनेस या कोई भी आपको चेकअप का है। और तो दूसरा एक और मैं बात कहना चाहूँगी, sure. अक्सर लोग जो है ना, हम लोग बायोप्सीज भी करते हैं, ब्रेस्ट बायोप्सीज। अक्सर लोग बायोप्सी से बहुत घबराते हैं, उनको लगता है कि बायोप्सी की नीडल अंदर जाएगी तो ये कैंसर फैल जाएगा जिस्म के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक बायोप्सी नहीं होगी कैंसर का इलाज नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं। उसका जब तक टाइप पता नहीं चलेगी कौन सी टाइप का है, उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। आगे कीमोथेरेपी उसी हिसाब से दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोप्सी से मत घबराएं, बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं फैलता है। ओके, थैंक यू। क्योंकि इन लोगों ने, डॉक्टर ने जाना है। समरा भी इनके साथ ही जाएंगे। तो समरा जो है, मैं चाहूँगी ये कैमरा, समरा आप भी तमाम खवातीन को एक मैसेज दीजिए। जी, मेरा मैसेज ये है, डेफिनेटली अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। जितनी जल्दी आप उसको डिटेक्ट करेंगी, वही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा आई एम वर्किंग फॉर दिस कॉज, support Pink Ribbon Hospital, and we are having breast cancer support groups every month। खुसरो मुमताज़ का ये इनिशिएटिव है। तो हम सफ़र के नाम से हम होते हैं कन्वेंशन सेंटर पे। वो पेशेंट्स जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो पेशेंट्स जिनको पेशेंट्स फैमिलीज़, केयर टेकर्स, मोस्टली हस्बैंड्स इन ब्रेस्ट कैंसर, उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी क्या काउंसलिंग करनी है, केयर टेकर्स की क्या काउंसलिंग करनी है, इवन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट इटसेल्फ। तो उसका भी एक पूरा रोड मैप है, वी विल लेट यू नो। सो प्लीज़ कैंसर सपोर्ट ग्रुप में आइए, अपना साथ दीजिए, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठें, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एवरीवन। गुड, थैंक यू। बहुत शुक्रिया समरा ज़ीशान, आपका आने का बहुत शुक्रिया। सदफ, आपका बहुत शुक्रिया। और दोनों उन्होंने एक और जगह पर जाना है और ये कीमती वक्त इन्होंने दिया, इनका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ अभी डॉक्टर दोनों हैं और मेरे साथ होंगी राबिया भी होंगी, निदा भी होंगी, और हम जो किचन में आज बना रहे हैं वो भी डाइट पर ज़रा हम इनसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे ब्रेक के बाद। और हमारा किचन में भी आज जो कैंसर में पेशेंट मुब्तला हैं उनको खाना पिलाना कैसा करना है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है सबीज़ किचन और मेरे साथ हैं, जी हाँ, शेफ सारा नूर। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जिस तरह आज हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे, आप देख रही थी, सुन रही थी,
तो ख़वातीन को ज़रा अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए आज हमने बड़ा हेल्दी फूड आपके लिए बना रहे हैं। तो आज डिश का नाम क्या है ये बताइए। आज हम बना रहे हैं जो हम कॉलीफ्लावर यूज़ करते हैं, कैबेज। मोस्टली जो लोगों के जहन में एक होता है कि कैंसर में सिर्फ कैबेज ही को यूज़ किया जा सकता है, उसी से प्रिवेंट हो सकता है, या वो एंटी कैंसर सिर्फ एक वही वेजिटेबल है। लेकिन उसमें जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स है ना वो सारी ही काउंट होती हैं, क्योंकि अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको फाइट करने में मदद करते हैं। ओके गुड। तो मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर लिया है, उसके फ्लावर्स मैंने अलग अलग करके उनको लाइट सा ब्लांच कर लिया था। ओके। इसमें हम अपना इसके अंदर जो है टिक्का मसाला जो मैं घर में रेडी करती हूँ वो बनाया हुआ है मैंने, बस मैं वो ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस डाल के एंड देन फिर से हम कॉर्नफ्लावर एंड ग्राम फ्लावर में जो है कोट करके फ्राई करेंगे। सिंपल है, यानी कि सिर्फ फूल गोभी रखी है ये, और वो क्या ये सैलेड, कोल्ड सैलेड है, बट इसको हम इसके साथ ही सर्व डन करेंगे। हो गया। और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, हल्के से मसाले हो। अच्छा, इसको कुछ पैन करके इसके ऊपर ऑयल वगैरह ऑयल डालेंगे हम, मैक्सिमम डाल दें ऑयल ताकि थोड़ी देर गर्म हो जाए। पहले हम इसमें ऑयल फिल कर सिंपल सी देते हैं। डिश हो गई ना। यस, ओके। ये ऐसी डिश है कि हर कोई अपने लिए रेडी कर सकता है और खा सकते हैं। अब ये तो खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट इस काबिल होगा। बिल्कुल। ये ऑयल वहीं साइड पर रख दो ना, इसके यूज नहीं है। ओके, इसका यूज। अच्छा, मैं इसमें ना पहले मसाला ऐड करके हल्का सा इसको हमने बॉईल किया हुआ है। हाँ जी, बॉईल किया हुआ है। इतना बॉईल नहीं करना कि बिल्कुल ही मतलब वो मजा ना आए, क्रंची ना रहे। हाँ, हल्का सा ब्लांच किया हुआ है, ब्लांच हल्का सा बस। और उसके बाद हम इसमें ये लेमन जूस ऐड करके इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप इसको टॉस करें। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, इसमें इजीली लग जाएगा। मैं मोस्टली टॉस ही करती हूँ ताकि जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से लग जाए। ये ज्यादा अच्छे हाथ से ही होता है, वो सारा हाथ पे चिपक जाएगा। मोस्टली ये होता है ना, हम काम कर रहे थे किचन में, कभी कभी फेस पे भी लगा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो मिर्चें लग जाती हैं, तो फिर याद आता है। ये टॉसिंग में ये होता है कि अच्छे तरीके से जो है सारा मसाला कोई सॉल्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मसाला और लेमन जूस है उसमें ऑलरेडी है। सॉल्ट वैसे भी आपको पता है हमें थोड़ा सा बहुत कम लेना चाहिए। अच्छा, नहीं इसको डीप फ्राई करने? नहीं, शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, डिश का नाम है हमारी है ये कॉलीफ्लावर टिक्का बाइट्स। ओह, इधर जरा सा इस साइड आ जाओ। सही। अब हम इसको ये इस तरीके से कोट करते जाएंगे। अच्छा, डीप फ्राई नहीं करना? नो, शैलो फ्राई होगा ये। ओके, थोड़ा फ्लेम इतना सही है? हाँ, ये सही है, ज्यादा नहीं करना कि जल ना जाए। ठीक, जबरदस्त। यानी तो क्विकली डिश हो गई, बहुत क्विक है, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। फूल गोभी पकोड़ा भी बोल सकते हैं। हाँ, बेसन के साथ कर लो तो पकोड़ा। इसके साथ पकोड़ा भी बनता है। बहुत सारे लोग जो है, अगर जिन्हें ये पता है कि वो बनाते भी पकोड़ा और अगर इसको चिकन और इसका मैश कर दो तो फूल गोभी कबाब हो जाएगा। उसके साथ एक और मैं रेसिपी आप थोड़ी सी और शेयर कर दूं कि जो हम कैबेज यूज करते हैं ना, उसमें इसका जो है हम बैटर चिकन के साथ मिक्स करके रोल्स बनाते हैं। अच्छा, सिंपल, वो बहुत लाइट से सिर्फ सौते होते हैं, और वो जब हम खाते हैं ना सॉस वगैरह के साथ, अच्छा, तो फिर उसका एक बहुत अलग सा अच्छा, टेस्ट आता है। कितना टाइम से? माशाल्लाह 6-7 साल हो गए आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हो? मैं होम शेफ फूडिस्तान के नेम से हूँ। अगर कोई भी फूडिस्तान, होम शेफ फूडिस्तान, फेसबुक पे? फेसबुक पे, बिल्कुल। ओके, कांटेक्ट कर सकते हैं लोग? बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलिटी डिश कौन सी है तुम्हारी स्पेशल? मेरी सिंधी बिरयानी एंड कड़ी खाउसा। मेहमान हो क्या? नहीं यार, नॉट मेमन, बट ये है कि मैं रहती जिन मेमनों के बीच में हूँ। अच्छा, इस वजह से। ओके, मैं आपको इन्होंने यहाँ पर आपके लिए वो नहीं रखा? चिमटा, चिमटा देते ना यार, जल्दी से वजी चिमटा लेकर आओ, फौरन टर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है उससे। मैं जरा देखो ये, वाओ गुड। थोड़ा सा इसको हम टर्न कर लेना, नाज़रीन देख रहे हैं आप, इसको जरा कैप्चर करें जब तक हमारा चिमटा आ रहा है। ये देखें, मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि ये इसके दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन हल्का सा बहुत लाइट सा जो है इस पे कलर चढ़ता जाएगा, तो इसको वो करते जाएंगे। चल, गुड हो गया। और हमारे साथ शेफ सारा नूर जी, और इन्होंने कहा कि इनका खौसा और सिंधी बिरयानी। अच्छा, ये दूसरी बिरयानी और सिंधी बिरयानी में क्या फर्क है? क्योंकि दूसरी बिरयानी जो हमें मिलती है कलरफुल मिलती है हर जगह से ना। जो नॉर्मल कराची वाले जो बिरयानी खाते हैं उसका कलर जो है, सभी को पता है क्या कलर, जब तक ब्राइट कलर नहीं होगा वो समझेंगे बिरयानी जो है बिरयानी नहीं। वो अच्छा ये। और सिंधी बिरयानी में ये होता है कि कलर नहीं होता उसमें, वो वाइट बिरयानी होती है विद लॉट्स ऑफ मसाला। देना चिमटा।
ऐसे गुड हो। मेरे ख्याल में ये जबरदस्त सा लुक आना शुरू हो गया इसका। ये लो, इससे करना है तो कर सकते, इजी हो जाएगा। ओके, और फ्लेम प्लीज ज्यादा नहीं तेज कीजिएगा, क्योंकि वरना क्या हमें होगा, इसका कलर ओके। जो है ना जैसा चाहिए वो नहीं आएगा। खुशबू बड़ी प्यारी है तुम्हारी, स्पाइस कॉन्फिडेंशियल अच्छा, मसाले। ये मेरा मसाला दिखाना जो मुझे है ना, कटोरी। मेरा मसाला। रेडीमेड नहीं है, घर का मसाला है मेरा। अच्छा, क्या क्या डाला है इसमें? इसमें मैंने जीरा, कोरिएंडर और पिसी मिर्चें हैं, हल्दी और सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने ग्राइंड किया हुआ है और इसको जो है मैंने रेडी किया है। ओके, और ये हल्का सा, अच्छा, घर वाले कौन सी डिश पसंद करते हैं? बाहर वाले तो ये पसंद करते हैं, घर घर वाले की मुर्गी तो आपको पता है ना, दाल बराबर होती है सारी चीजों में, वो एक ही उनको लगता है कि वही अच्छा, बहुत नहीं, अच्छा है। अच्छा। लेकिन ये है कि सपोर्ट खाते वही हैं, खाते हैं, हाँ बना के लाओ और हाँ, ये ये सब चीजें रूटीन की चलती है, लेकिन ये है कि तारीफ बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छी जो चीज होती है। अच्छा, तुम्हें सारा सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, स्टिल अभी भी जो है, नूर मतलब जी नूर साहब। अच्छा, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं समझती हूँ कि मैं ना यहाँ तक आ सकती थी, ना जो मैंने एजुकेशन ली है वो मैं हासिल कर सकती थी। उसके बाद फिर मैं ऑब्वियसली सबसे पहले तो अम्मा ही होती हैं, अम्मा ने तो किया ही है, वो तो जितना हम उनका शुक्र अदा करें कम है। लेकिन शादी के बाद ऑब्वियसली आपके लिए जो है ना, फिर एक आपके हस्बैंड ही होते हैं जो सबसे ज्यादा हर जगह सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। और देखिए, इसमें कोई, मेरे ख्याल में आपके टैलेंट में कोई कमी तो है नहीं है। नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको कोई जरूरत नहीं परेशान है, आप घर के अंदर बैठे काम कर रही काम है कर ना, रही हूँ, तो बिल्कुल। मना थोड़ी करें कि काम नहीं हाँ, करो। बिल्कुल। और ये जो लोग होते हैं ना, दूसरे लोग जो खामखाई की तीलियां लगाते रहते हैं कि भाई तुम्हें कि तुम्हारा शौहर कमा रहा है। नहीं, लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जो बनाया, बस वो शौहरों को ये बोला जाता है कि क्या भाई तुम्हारी बीवी को तुम 2 रोटियां नहीं खिला सकते हो। ये अब वो पुरानी बातें हो गई, अब कोई बातों में नहीं आएगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पहले मर्द आ जाते थे इज्जत और गैरत के चक्कर में, तो इसमें कौन सी इज्जत गैरत कम हो जाएगी भाई? बच्ची में टैलेंट है, उसका टैलेंट। बल्कि जिनमें इस तरह से कोई भी टैलेंट है, जरूरी नहीं है सिर्फ कुकिंग। कुकिंग तो देखिए हर घर में शेफ मौजूद है, सब हमारी माएँ बहनें बेटियां सब शेफ हैं। सब ठीक है। तो आजकल बहुत सारे और भी चीजें जो बच्चियां मैं देख रही हूँ कर रही हैं, तो वो किसी उससे कम नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो नहीं है, बस थोड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर तो हमें घर से ही मिल जाए वो सपोर्ट, तो हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बस यही सारी अच्छा बात हनी, है। आप क्या करें, अपनी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपने इसके साथ करनी है ना, 2-2 हाथ वो यहाँ जाए, मैं जब तक उसको और डाल देती हूँ। ठीक है, दोनों हम अच्छे से हो जाएगा दोनों का। ठीक है जी, मैं जब तक इन्होंने जो मसाला लगाया हुआ है मैं इसको मजीद डाल दूंगी, और सारा जो है वो जो भी इन्होंने काम करना है वो सारा काम करेंगी, हाँ ना, दोनों एक साथ हो जाएंगे। जी, सारा काम करेंगे जी। मैं क्या करती हूँ, इसको मजीद जो है ये भी साथ साथ डाल। अब सारा क्या कर रही हो, डेकोर कर रही हो जी। अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। गुड हो गया। हम कह रहे थे चलो हाथों हाथ इसको भी मसाला लगा के। यार कसम से तूने तो गोभी का लुक ही चेंज कर दिया। असल में हमारे यहाँ ना सबको, इधर जरा सा हो जाओ, हमारे यहाँ ना सबको एक ही तरह से वो चीजें खाने की आदत भी है ना, तो वो उनको पता ही नहीं, वेरिएशंस बहुत है। अब ये वही बात है, जब हम लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं ना, तो फिर हमें भी पता चलती है। ऐसा नहीं है कि हमने भी कोई, वो जब सीख लेता है इंसान तो खुद ही जो है क्रिएट करता रहता है चीजों को। वाह, ये यार बड़ा हेल्दी फूड हो गया ना। हाँ, ये तो क्विकली बन भी गया जी। थैंक यू, कितना जबरदस्त हो गया। हम चलते हैं जरा सारा की तरफ, एंड की तरफ, और देखिए सारा क्या बताती है, हमें मैसेज करती है। और ये हो गई, मैंने भाई सारा ये डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, जबरदस्त, फिनिश्ड। ये प्लेट मुझे दे दो, वो हो गया। ये भी डाल दो, और ये मुझे दे दो प्लेट। जो चीजें स्किप करनी है स्किप कर दो, जो इसमें डालनी है इसमें डाल दो। लाओ, शेफ सारा ने आज जो बनाया है पता नहीं क्या है, छोड़ दो, लीव करो यार, कोई बात नहीं, अब टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ दो, लाइव शो है, टेंशन नहीं लो। वो थोड़ा इधर हो जाओ, पता नहीं तुम आउट हो जाती कैमरे से। सॉरी, वो असल में फर्स्ट टाइम आई हूँ, खैर कोई मास्टर क्लास वाली आदत है ना, इधर उधर होके पकाने वाली। सारा के मुझे लग रहा है फ्यूचर में क्लासेस भी देंगे। हाँ,
मैं अभी रिसेंटली लास्ट सैटरडे को ही मैंने अपनी वर्कशॉप की थी माशाल्लाह, रंगनवाला देखा सेंटर कुछ में। अंदाजा हो जाता है। हनी जरा सा क्विकली And कर it लो was मेरा a सोना, very- जल्दी से, yes, शाबाश। yes, yes. अच्छा, ये हमारा कोल सैलेड है ओके, जिसमें हमने कैबेज भी यूज किया है, आइसबर्ग भी है और और cucumber भी। कुकम्बर भी है। तो गुड। लिहाजा किसी भी सब्जी को मैंने कोई खरीदा नहीं है, ये वो ही रेगुलर रूटीन की सब्जियां हैं जो हम चले घर हम में इसके खाते skip हैं। करते हैं। चले, थैंक यू। यहाँ ठीक से है। सारा यहाँ पर आके एक मैसेज दे दो, और ये मैं बंद कर दूं, ये बंद हो गया, इसको बंद कर दूं इससे पहले कि ये बहुत ज्यादा ब्लैक ना हो जाए। चले जी, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, और एक प्यारा सा मैसेज, सामने ये कैमरा है, और एक खवातीन को जो मैसेज देना अच्छा, चाहोगे इसे छोड़ खवातीन को दो। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी खवातीन घर में कुकिंग करती हैं और वो अपने इस कुकिंग के टैलेंट को जो है एज अ बिजनेस लेकर आना चाहती हैं, तो वो अपने घर से शुरू कर सकती हैं। हम लोगों के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ होम शेफ्स भी हैं, तो आप आएँ और अपने जो भी काम है उसको आगे बढ़ाएं। और सपोर्टर्स तो एज यू नो के सैबी बाजी भी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें हमेशा सपोर्ट करती भी आई तो आप सैबी विद मॉर्निंग शो में भी आए और उनको भी बताएं कि आप में कोई हिडन टैलेंट है तो वो भी आपको शो करेंगे। और मुझे भी इस तरीके से सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आपने नेक्स्ट ट्यूसडे को सिंधी बिरयानी बनानी है, पक्का इंशाल्लाह, क्या? इंशाल्लाह, सिंधी इंशाल्लाह। बिरयानी खाएंगे हम। चलिए जी, इंशाल्लाह। सारा आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नज़रिया लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। यू मस्ट बी ट्राई एट होम, ये डिश जरूर आपने ट्राई करनी है। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और माशाल्लाह 10 o'clock से हमारा कंटिन्यू ब्रेस्ट कैंसर पे जो है अवेयरनेस सेशन चल रहा है। और जिस तरह अभी कॉलर ने भी कहा कि हम लोग हॉस्पिटल्स जाके या कहीं और सेमिनार कंडक्ट करना हमारे लिए, फैमिली वाली जो ख़वातीन होम वर्क जो करती हैं, जो घर में जो है वर्क करती हैं, तो वो उनका जाना मुश्किल है। लेकिन टीवी चैनल्स पे इस तरह के अवेयरनेस से हमें घर बैठे बैठे नॉलेज मिल जाती है। बहुत शुक्रिया करें थी साइमा हैदराबाद से, उनका शुक्रिया। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, और वो उनसे हम जो बात करेंगे कि क्योंकि मिस कॉन्सेप्ट कहेंगे या मिसकंसेप्शन कहेंगे, लोग डिफरेंट तरीक़ों से समझ रहे होते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन यकीन करें वो होम्योपैथिक डॉक्टर होके भी वो बता रही हैं कि बेहतरीन इलाज सीरियसली किस पर, क्योंकि टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो जादू टूना या दम या दरूद या इस तरह की चक्रों में जो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, या कोई और ट्रीटमेंट के किसी ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, होम सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं, तो ऐसा कोई गलती नहीं करनी। मेरे साथ डॉक्टर सायरा बानो तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू। और मैं अपने जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर निदा एंड राबिया ऑल्सो ज्वाइन विद अस, और माशाल्लाह ये भी मेरे साथ ही कंटिन्यू है, और एंड तक हम इनके साथ ही चलेंगे, जबकि वो ऐसे घुरा रही थी मुझे इनके सेशंस वगैरह चल रहे थे। इनसे हम डाइट की भी बात करेंगे, उनसे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लेकिन अभी सायरा मैम ने ज्वाइन किया है। सायरा जी, मिसकॉन्सेप्शन है कि ट्रीटमेंट कौन सा बेहतरीन है जिसको सीरियसली हमने करवाना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। देखिए, मेरे पास जब हमेशा होम्योपैथिक के पास उस वक्त लोग आते हैं जब दुनिया से ठुकरा जाते हैं। हाँ, है ना, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद लोग आते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, और मैं मैडम रुफीना मेरी मेंटोर हैं, ये सब लोग मेरे साथ रहे हैं। लियाकत नेशनल से मेरा एक दिली वाबस्तगी है, और भी हॉस्पिटल्स में हैं लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं। तो मैं अपने केसेस को फ़ौरन रिकमेंड करती हूँ। मैं होम्योपैथ को भी कहती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि स्टेज बहुत ज़्यादा है, केस क्रिटिकल है, ये स्टेज 1 भी है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या एक तरह से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे आप ज़रूर गाइड करें, बट उनको भेजें ज़रूर। देखें, एक्सपर्टीज़ उनकी अपनी। सर्जरी इज़ टोटली डिफरेंट। होम्योपैथ्स, एलोपैथ्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, मैंने देखा जनरल प्रैक्टिशनर्स जो एलोपैथ्स हैं वो भी बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। लिटरली वो स्टेज 1 से 3 पर ले जाते हैं इस आस में कि जी हो जाएगा।
तो मैं उन सब के साथ मैं एक टोटली मैं अपने होम्योपैथ में भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हूँ इस मामले में। मैं कहती हूँ नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, हमारे लिए जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी चलता रहेगा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते, स्पेशली उन कंडीशंस में जब पेशेंट को सीरियसली रिक्वायरमेंट है कि आप सर्जरी करनी ही करनी है, तो आप उसको क्यों लेके चल रहे हैं? रिस्क ऊपर से आता है, मरीज नहीं लेके आता। अगर आप रिस्क के लिए कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो अपने रिस्क ऊपर छोड़ें और अपनी प्रैक्टिस ऑनेस्टली करें। तो आप पेशेंट को देखें, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं अपनी रिपोर्ट्स लेके, ये सब रिपोर्ट साइड में आप बताएं क्या हो सकता है। मैं कहती हूँ ये है मैडम रूफीना, ये यहाँ बैठी हैं, ये राबिया बैठी हैं, ये निदा हैं, ये रेडियोलॉजी में सदफ जो बैठ के गई अभी मैम, इन सब के पास मैं रिकमेंड करती हूँ। डॉक्टर कौसर हैं, बेतहाशा ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं 2012 से काम कर रही हूँ। ये 2012 में मेरी कज़न की डेथ हुई थी, और जब मैंने उसको देखा था और मैंने अहद किया था कि ये उस वक्त बिल्कुल नहीं था, और मैंने पहला सेमिनार डॉक्टर रूफीना के साथ किया। क्या एज थी उस बच्ची की जो आपकी कज़न? मेरी कज़न 2 बच्चों की माँ थी, एज उसकी 35 थी। तो क्या ऐसे क्या उसको सिम्टम्स कैसे नजर? वही जो जनरली होता है, इग्नोरेंस। अच्छा। बहुत सारे सिम्टम्स थे मगर कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। स्टेज 3 और 4 के करीब पता था कि उसको ये प्रॉब्लम, उसको भी नहीं मालूम। वो तो अपनी उंगलियों का ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास गई, और ट्रीटमेंट होते 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 एग्जामिन होते होते जब पहुंचा तो स्टेज 3 भी बहुत आगे तक जा चुकी थी, 4 पे जा रहा था। तो वो तो विद इन अ ईयर और 2 एक्सपायर हो गई। लेकिन जब उनको देखा था तो ये अहद किया था, और जब से मैं मैडम के साथ काम करी, मैडम ने ही पहला सेमिनार मैंने मैडम के साथ किया था अपना, और आज तक हर साल हमारा एक दो सेमिनार तो हो ही जाते हैं, और मैडम से गाहे बगाहे गाइडेंस भी रहती है, अपने पेशेंट भी भेज रही होती हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अपनी जगह हैं, बहुत अच्छी हैं, आप सारे ओपिनियन ज़रूर लें। मगर डॉक्टर्स भी डॉक्टर साहब इतने सारे लोग आपके पास आती हैं ख़वातीन, तो मेन आप क्या समझती हैं कि कहाँ पर उनको पता नहीं चलता या वो सीरियस नहीं होती? क्या आप महसूस? मैं बताऊं आपको, औरत को अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली 1400 साल पहले भी जो भेड़ बकरी थी वो आज भी किसी हद तक भेड़ बकरी है। बस सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गए हैं, थोड़ी सी हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो गई, लेकिन आप देखें केसेस जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब ये अवेयरनेस आप लोगों की बदौलत जो आप लोग काम कर रहे हो, तो केसेस और ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं, वरना ये इसी के साथ ख़त्म हो जाते थे। आप क्या समझती हैं, क्या हमारी नानियाँ दादियाँ इस एज में ये नहीं होता था, लेकिन डिटेक्ट ही नहीं होता था, डायग्नोज ही नहीं होता था, वो जाती ही नहीं थी। इवन मैं अभी रिसेंटली एक जगह मूव हुई थी कुछ अरसे के लिए, तो वहाँ पर एक खातून थी, बहुत एज की थी, 90 ईयर्स उनकी एज थी। आपको पता है उनके ब्रेस्ट में इतना बड़ा लम्ब था, ब्रेस्ट के साइज से भी बड़ा। उनको तो डायरिया हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बराबर में रहती थी इनके, तो मैं गई देखने, तो बातों में मैंने निकाला अंदर से, तो मैंने उनके बेटे से कहा, तो पता है उन्होंने मुझे लिटरली इतना अफसोसनाक जवाब दिया। वो बेटा था और अकेला बेटा था वो अपने माँ का, और पैसा भी बहुत था। कि डॉक्टर साहब इतनी उम्र हो गई है, अब हम क्या चक्करों में पड़े। तो क्या कह सकते हैं, अभी अगर जहाँ मर्दों की मेंटेलिटी इतनी हो अपनी माँ के लिए भी, तो फिर पता है बीवी तो किस खाते में आती है। मुझे लग रहा है कि खवातीन को अवेयरनेस नहीं देनी, बल्कि ये फैमिली एग्जैक्टली को देनी पड़ रही है। मैं अपने सेशंस में मर्द जरूर बुलाती हूँ, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट, एक तो कैंसर के नाम आते ही हमारे दिलों में ये आ जाता है कि जी बहुत महंगा इलाज है, ये हो नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मर्दों को शाना बशाना तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कभी किसी मर्द का एक्सीडेंट होता है तो आपने नहीं देखा कि औरत घर छोड़ के चली जाती है या दूसरी शादी कर लेती है, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मर्दों में ज़रूर होता है। मेरी पिछले साल मेरे पास एक पेशेंट आए, किसी की गायनोकोलॉजिस्ट ने एक हैवी डोज दे दिया था उसका हार्मोनल थेरेपी का, कोई गायनोकोलॉजिकल इशू था, टोटल बाल उसके उतर गए, बिल्कुल ज़ीरो। तो जब वो मेरे पास आई तो इतनी टूटी हुई थी, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स की उसी वक्त। नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जबकि लव मैरिज थी। आज माशाल्लाह वो लड़की मेरे ट्रीटमेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे मेरे पास भेजा था, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सही भी हुई, वापस उसके बाल भी आ गए 2.5-3 साल में, बिल्कुल, और पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो मर्द की दोनों चीजें पहचान भी करवाती ना। मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा तुम उसके काबिल नहीं थी। अच्छा, मुझे भी एक किडनी प्रॉब्लम हुई थी, और डॉक्टर ने, देखिए आप जैसे लोग बहुत है दुनिया में, अच्छे लोगों से ही तो चल रही है दुनिया। वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे किडनी में एक में इन्फेक्शन है और एक में कुछ ज़रात है। मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा था, ट्रीटमेंट हल्के फुल्की दवाई, तो उन्होंने कहा मैंने अपना पूरा टेस्ट करवाया, यूरिन ये वो, उन्होंने कहा ये ना तुम
एलोपैथिक में मत करवाना, ये उन्होंने मुझे कहा, कह रही ये होम्योपैथिक में। कुछ और आप जगह यकीन बड़ी करें मेरा specialty किडनी का वो होम्योपैथिक से बहुत अच्छा, स्पेशलिटी है। विदाउट एनी कोई ऑपरेशन या कोई भी, हाँ। ये उस डॉक्टर ने कहा जो एलोपैथिक, जिन्होंने पूरा मेरा चेकअप वगैरह किया, तो कह रहे किडनी का कोई मेडिसिन मत खाना वरना तुम्हारा ये स्टोन या नहीं, और नहीं, प्रॉब्लम वो हो आपको मैं सही बात तो बताऊं, जैसे आपने होम्योपैथिक भी में- होम्योपैथिक डॉक्टर होके इन्होंने एलोपैथिक को प्रिस्क्राइब किया कि कैंसर का उसमें नहीं आता। मैं जरा सा मैम आपके साथ भी थोड़ा आगे चलते हैं। निदा ट्रीटमेंट की तरफ चलें तो क्या आप क्या समझती हैं इसकी ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या है? जी जी वैसे तो सॉरी मैं राबिया, डॉक्टर सायरा को गलत हो गया, सॉरी डॉक्टर राबिया। ओके, डॉक्टर सायरा को अप्रिशिएट करूंगी कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन होते हुए उन्होंने एलोपैथिक को सपोर्ट करती हैं और अपने पेशेंट्स को प्रॉपर गाइड करती हैं। सो ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। पहला स्टेप जैसे हमने डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बगैर डायग्नोसिस या तशखीस मुमकिन नहीं है। जब तक बायोप्सी नहीं होगी, वी डोंट नो द टाइप ऑफ द कैंसर, इट्स ग्रेट, उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं या पार्ट्स हैं। एक सर्जरी, एक कीमोथेरेपी जो ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, तीसरी चीज़ आ जाती है रेडिएशन थेरेपी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, और फिर आती है हार्मोनल ट्रीटमेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के टाइप के अकॉर्डिंगली पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं 7 to 10 ईयर्स के लिए पेशेंट्स को। सो जब भी आपका डायग्नोसिस होता है, आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम देखती है जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे कि लियाकत में जिना में मौजूद हैं। हर केस को डिस्कस किया जाता है और उसकी टाइप के मुताबिक ट्रीटमेंट का फैसला किया जाता है। कुछ केसेस में हम पहले सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद कीमो और फर्दर ट्रीटमेंट होती है, और कुछ केसेस में पहले हम कीमोथेरेपी करते हैं और उसके बाद सर्जरी और बाकी चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है स्टेप बाय स्टेप। जी, इसको तो follow करना ये समझ लेना कि अब हमारी कुछ पेशेंट सर्जरी करवा के गायब हो जाते हैं एंड देन दे कम बैक विद मोर एग्रेसिव डिजीज आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गुठली निकाल देना, सर्जरी करवा लेना हल नहीं है। आपको अपना जब तक आप इलाज मुमकिन नहीं करेंगे तब तक क्योर मुमकिन नहीं होगा। सो दिस थिंग आई वांट टू इनके गिव अ रिमूव मैसेज करने के बावजूद आप उसके ऊपर सीरियसली Very serious. लापरवाही ना करें कि जी ये तो निकल गया तो अब छोड़ दो बिल्कुल इसको। उसकी बाकी ट्रीटमेंट भी और लिटरली complete जिना में करें। इसी तरीके से अक्सर लोग आते हैं, वो आधा निकलवा दिया एंड दे लीव द मार्जिन्स पॉजिटिव। अब वो जो चीज़ पहले सीना बचा सकती थी, अब वो इस स्टेज पे मेरे पास आते हैं कि नाउ आई हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट जस्ट टू चॉप इट ऑफ। तो उस टाइम पे फिर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता बिकॉज वो इतना आगे बढ़ा के आते हैं कि फिर थिंग्स आर वर्स्ट। तो एक्चुअली जो उन्होंने शुरू में सोचा होता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो वो एक्चुअली अपने साथ खुद ही करते हैं, खुद ही। सो प्लीज़ आप इनिशियल ट्रीटमेंट्स एज डॉक्टर राबिया सेड वेरी नाइसली, हर बंदे का ट्रीटमेंट वेरी करता है, प्लीज़ उसको वैसे लेके चलें, कुछ अच्छा चीज़ों को निदा, शुरू से ना लें। हर जब भी डिजीज का मैं कोई भी हेल्थ सेगमेंट में करती हूँ तो आखिर में उसका जैसे प्रिकॉशन भी पूछ लिया, अच्छा जी इसका इंडिकेशन क्या, ये सारी बातें हम लोगों ने की माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में। एक एहतियात खाने पीने में, चलने फिरने में, स्ट्रेस में, जैसे हमारी आईसाइट वीक है तो हम कहते हैं भाई मोबाइल अब कम यूज़ करें, ठीक है। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा मैं ये सवाल अभी मैं जो है निदा से करूंगी, लेकिन हम निदा एक कॉलर है, बात करें इजाजत है हमारे साथ डॉक्टर फरजाना। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, सभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। फरजाना फ्रॉम लाहौर, प्रोग्राम हम कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम, कोशिश की है मैंने और हमारे डायरेक्टर आश ने। हाँ जी जी, मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे मौजू पे आप गुफ्तगू कर रही हैं, ये बहुत इन हुआ है। हाँ जी, और रिसेंटली मेरी जो चची है ना, अभी उनको भी यही प्रॉब्लम हुई थी ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा, तो ये है अमूमन हमारी मिडिल फैमिली में जो होते हैं वो ये होता है कि इस बात को बहुत ज्यादा ना छुपाया जाता है, कभी किसी सास के खौफ से, बहू को या बेटियों को बात की वजह से, डर की वजह से। ये एक्चुअली हमें ये बात छुपानी नहीं चाहिए, इसको जितना जल्दी हो सके हमें बताना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बस ये चीज मैं ये कहूँगी कि मैं गई थी हॉस्पिटल में, पता लेके आई हूँ, उनके साथ खबर पूछ के आई हूँ, तो ये भी कह रही थी कि मैं भी परेशान थी, मैं छुपा रही थी। तो मैंने कहा ये छुपाने वाली तो बात नहीं है, बिल्कुल सही, इसको तो बताना चाहिए ताकि इसका जितनी जल्दी हो सके हम इसका फौरन इलाज कर सकें।
That's तो काइंडली जितनी भी ये बीमारी है किसी किस्म की है, तो ब्रेस्ट कैंसर है, कोई भी बीमारी है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, इसको बताना चाहिए। और मिडिल क्लासेस जो फैमिली है ना, उनमें अक्सर ऐसा होता है, किसी न किसी वजह से बात को बताया जाता है, छुपाया जाता है। तो इनको हमें छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसका जो इलाज हो सके। गुड गुड, बहुत शुक्रिया फरजाना, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसको छुपाने से वो स्टेज तक पहुंच जाए, एंड तक, कि आपका जो है बॉडी का कोई पार्ट काट दिया जाए, फिर वो तकलीफ, फिर जैसे इन्होंने जैसे कहा, तो मैंने उस पर डिस्कस नहीं करना, मेरे मतलब एकदम मैं घबरा गई कि जब प्रिविलेज लोगों वहाँ से आते हैं, लोग कीड़े पड़ जाते हैं, तब लेकर आते हैं, जब वो बात फिर ओपन हो जाती है, पेन चिल्लाना, घर में एक पूरा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। लेट्स सी, मैंने इसके ऊपर नहीं की, क्योंकि ये आप लोगों को अब खुद डिसीजन लेना है कि फ़ौरन आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना है, फ़ौरन इस पर एक्शन लेना और इसको ट्रीटमेंट करवानी, यानी कि 4 स्टेज जाने से पहले। ज़रा मैं चाहूँगी, लास्ट हमारे 5-6 मिनट रह गए, तो हम खाने पीने की ज़रा बात करें, तो कितना ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि जी बड़ा गोश्त, कुछ लोगों को डिफरेंट बीमारी हो तो कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाएं, दालें खाएं, सब्जी, तो बेरीज खाएं। क्या हम लोग अपनी डाइट के ऊपर कितना फोकस करें? जैसे डाइट इज वेरी काउंटेबल, मेडिसिन ले रहे ना, इतनी हैवी डोज है, हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, हेल्दी नहीं होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप नहीं होगा। Exactly. You need to be mentally healthy, physically healthy to stay put to the treatment. Mental health आपके डॉक्टर्स, आपके कंसल्ट, आपके कोलीग से आती है, गुड वन। When it comes to physical health, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर के, जिसमें से वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इज जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, हैबिट मॉडिफिकेशंस हैं, दे हैव टू डू दैट, दे आर सपोज्ड टू क्विट स्मोकिंग या अल्कोहल। उसके अलावा वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज जिन लोगों की माहवारी ख़त्म होती है, उसके बाद इनको ओबेसिटी आती है, दे गेट फैट, दैट फैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप चिकना कम खाएं, आप अपने वेट को कंट्रोल रखें बाय टेकिंग कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें बेरीज आती हैं, विटामिन सी कंटेंट फ्रूट्स आते हैं, सो ट्राई हैविंग देम मोर, लेमन्स, ऑरेंजेस, पपायास, मैंगोज, दे हेल्प यू सीजन वाइज फ्रूट, सीजन वाइज। Try taking less sugars, less processed foods. आजकल it's not just breast cancer. जैसे बीच में there was one जिसमें PCOS पे बात हो रही थी, और somebody just called in and asked कि क्या PCOS के साथ breast cancer का association कुछ हो रहा है, क्योंकि चिकन खाने से PCOS होते हैं, और PCOS से मैंने सुना है breast cancers होते हैं. So there are very limited data over that, which is still on progress. लेकिन yes, आप अगर चिकन्स हैं या प्रोसेस है, उसमें आप हार्मोनल थेरेपीज डाल के अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो एट वन वे इट्स गोइंग टू अफेक्ट समथिंग और द अदर. मैं आपका एक साइड से हाथ दबाऊं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको ग्रिम्स ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल आपको हेडेक ना हो. सो वन थिंग कैन अफेक्ट एंड विद टाइम विल अंडरस्टैंड. सो मेक श्योर. मुझे तो लगता है कि स्लो पॉइजन है जो हमारे अंदर डेफिनेटली, और ये एक वक्त होता है, फिर ये जो भी इतने लोग जो है ना वो डिलीवरी में जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, या बच्चे एक है तो एक के बाद दूसरा नहीं हो रहा, तो ये हमारे अंदर जो अंदर वो हमारा डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं है. वी जस्ट ईट व्हाटएवर वी गेट, वी डोंट इवन सी क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है, एंड यू डोंट इवन नो कि जो हुआ है वेदर इट्स टू बी टेकन और नॉट टू बी टेकन. सो प्लीज अपने डाइट में कोशिश करें कि एटलीस्ट टेक अ बाउल ऑफ सैलेड्स एंड टेक फ्रेश फ्रूट्स विद लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट. तो ये इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा. नहीं, बहुत अच्छा. देखिए जब आप गोइंग टू हेल्प यू कीप हम लोग नॉर्मल, अगर हम कोई बीमारी में, बुखार में भी मुब्तला, अगर हमारी होती ना फीवर जैसे कि 10 दिन चलेगी, तो हम कमजोर, जैसे अभी चिकनगुनिया, तो बॉडी बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, तो हम उसके लिए कुछ एनर्जी चीज़ों को लेना पसंद करते हैं. ड्राई फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइडर ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब आपकी बॉडी को, तो वो आपको बूस्ट अप करती है, एनर्जी डेवलप करती है. लेट्स सी, ये तो एक है कि आप अपनी हेल्दी डाइट ज़रूर रखें. मैं ज़रा सा सारा के पास लास्ट वो करती हूँ. सारा, ऑफ कोर्स हमारा टाइम यहाँ पर 3 मिनट रह गए, तो मैं चाहूँगी डिटेल में अपने नाज़रीन, अपनी ख़वातीन के साथ इन टच होके मैसेज दीजिए. हाँ, 3 मिनट में डिटेल मैसेज नहीं, आपको भी देंगे, फिर इनको भी देंगे एक मैसेज. पहले आपको दे रहे हैं. बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहिबा ने की हैं, और मैं पिछले सेशन को भी सुन रही थी. एक चीज़ शायद मैं उसमें ऐड ऑन करूँगी, अपनी नींद पूरी लें. जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी वहाँ से शुरू होती हैं. तो सबसे पहले अपना स्लीप पैटर्न जितना अच्छा रखेंगे ना आप, ये जो देर में शादियाँ होती हैं ना, खुदारा मत अटेंड करें, ये आपके लिए बीमारी है. जब आप देर को खाते हैं, फिर घर आते हैं देर से, फिर सोते ही नहीं हैं, फिर दूसरे दिन पूरी नींद नहीं होती,
यहाँ से बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है। जो सुबह का पका हुआ खाना रात में ढक के ओपन एयर में प्लेस किया जाता है, ये शरई लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। इस्लामी लिहाज से भी हमें कहा गया है कि मगरिब के बाद खाना खाएं और इशा के बाद सो जाएं। ठीक है, हम इशा के बाद में अगर नहीं भी सोते तो 11 बजे तक अपना एक रूटीन पैटर्न बनाएं। मेरा अपने पेशेंट्स को भी यही एडवाइस होती है और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी आपके चैनल के तवज्जो से कि स्लीप पैटर्न भी अच्छा रखना ज़रूरी है। अच्छी डाइट के साथ साथ आपकी अर्ली मॉर्निंग वेकअप और रात बड़ी को अर्ली प्यारी सोना। बात। बस सायरा जी बहुत प्यारी इन्होंने बात की, और हकीकत है हमारी आधी जिंदगी, हमारी आधी सेहत इस नींद ने खराब कर दी है। हम चलते हैं जरा निदा की तरफ। निदा, आप ये कैमरा है, मैसेज प्लीज दीजिए। So it's for everyone. Please don't be scared. Trust your doctors. Please don't run around. हर जगह नहीं भागने की ज़रूरत है। कोई एक ट्रीटमेंट के साथ, कोई एक डॉक्टर के साथ भरोसा करें, स्टिक ऑन रहे। एंड अगर आप सही पाथ चूज़ करेंगे, सही डॉक्टर चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल स्टे एट ईज एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके राबिया, ये कैमरा मैं चाहूँगी राबिया जी भी एक खूबसूरत सा मैसेज खवातीन को दें। मेरा मैसेज यही है कि इस दफ़ा का WHO का भी जो इस मंथ का मैसेज था दैट वाज कि नोबडी शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। इसमें फीमेल के साथ उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड, बच्चे, सबका रोल तो है ही, लेकिन जो इर्द गिर्द के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नेबर्स हैं, वो इंस्टेड ऑफ उनको डराने के कि भाई बायोप्सी से बीमारी फैल जाएगी, जो फैक्ट पे बेस नहीं है, आपको इधर उधर से सुनी हुई बातों से आप पेशेंट को मत डराएं, उनको सपोर्ट करें, उन्हें पॉजिटिव बताएं, उनको बोलें कि आपका इलाज मुमकिन है, आप ठीक हो जाएंगी, मैंने ये पेशेंट देखी थी वो ठीक हो गई, ताकि वो बगैर झिझक के डॉक्टर के पास जाएं, अपने ट्रीटमेंट करवाएं और अपना इलाज करवा सकें सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच। गुड। सायरा, आपका, सायरा बानू जी आपका बहुत शुक्रिया। निदा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ दिस वाज वंडरफुल टू स्पीक है, और आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दे मस्ट हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू। और रबिया आपका भी साइन, निदा थैंक यू सो मच। ये तो एक हल्की सी एक मैंने अपना हिस्सा मिलाया। जी हाँ, मैंने अपना हिस्सा मिलाया, मेरी बहनों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाया, लेकिन आपको बड़ा हिस्सा मिलाना है। मैं उन तमाम मर्द हजरात को मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज़ अपनी वाइफ को सारा दिन, अब जो रैंडमली बहुत सारे काम बिना बोले आपके वो जो कर रही है ना, जो मासी है, जो स्वीपर है, जो धोबन है, जो शेफ़ है, जो आपके बच्चों को मेड है, जो आपके बच्चों को लुक आफ्टर कर रही है, आपके फैमिली दादा दादी, आपके अब्बू अम्मी को देख रही है, जो चौकीदार है, वो सब कुछ है। मैंने उंगलियों में गिना तो 9-10 तो मेरी उंगलियों पे आ गए। तो सोचिए कि आपने ये तमाम काम अगर किसी को आप हायर करें ना तो सैलरी बेस हो, यानी कि एक महीने में अगर आप 9 लोगों को रखेंगे तो समझ लें आपकी 2-3 लाख रुपए तो सैलरी इसमें चली जाएगी। तो उस 2-3 लाख रुपए जो आप बचा रहे हैं ना, तो वो डिज़र्व करती है कि आप उसके ऊपर वो 2-3 लाख रुपए लगाने से बेहतर है जब वो किसी कंडीशन में, किसी बड़ी डिजीज़ में मुब्तला हो जाए और आपका वो साथी जो आपके लिए सब कुछ बिना बोले कर रहे हैं, और जब आप घर आते तो आपके आगे सर्व भी करता है खाना, जो आपका बाजार में जाना भी उसका, वो हर काम करने को तैयार है, और फिर आप मुझे बताएं कि आप बिना बोले उससे कब आवाज़ देंगे, बेगम तुम ज़रूर जाओ। ये प्रोग्राम जो मैंने देखा है आपने अनसुनी कर दी। कभी कभी आप सुनते ज़रूर हैं और अब ये खौफ से अरे कुछ भी नहीं है, चंगी भली तो सब काम तो करके दे रही है ना, ऐसे ही है ना, आपको वो सेहतमंद लगती है। लेकिन प्लीज़ अपनी वाइफ के लिए कभी कभी ऐसा भी किया करें जो बिना बोले हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब कुछ नहीं होता तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सोचे वो चिड़चिड़ापन भी नहीं इजहार करती, और एक अल्लाह न करे वो बड़ी बीमारी से अगर आप उनको सेव करना चाहते हैं तो उनका ख्याल रखें, उनको ज़रूर खुद लेके जाएं। ये ना लेके जा रहे हो और मोबाइल की तरफ ध्यान हो, नहीं, आपका ध्यान भी उसकी तरफ होना चाहिए, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह ना करे उसे कोई बीमारी, और चेकअप करवाएं, प्रॉपर उसका चेकअप करवाएं, ताकि अल्लाह ना करे वो किसी डिजीज़ में मुब्तला नहीं है। तो लेट्स सी, मेरा ये खूबसूरत सा, वैसे मैंने इंट्रो में मैसेज दे दिया था, तो प्लीज़ इस वक्त मैंने जो मैसेज दिया वो मर्द हजरात को दिया, ख़वातीन को नहीं दिया। ख़वातीन तो होती लापरवाह अपनी सेहत से, उनको ज़रा ख्याल नहीं होता। लेकिन अब आप लोगों ने खुद, जितने मर्द हजरात हैं वो खुद अटेंशन दें अपनी वाइफ को, और ये मोहब्बत का एक खूबसूरत इजहार होगा।
इसीलिए कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई